दिख रही है? तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम? सिक्योरिटी फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होती है सिक्योरिटी? क्या बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सिक्योर किस चीज को बोलते हैं, सिक्योरिटी होती भी है या नहीं होती, फंडामेंटल क्या है, किस तरीके के अटैक्स होते हैं। आज के टॉपिक में आप वो सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है तो ठीक है, वरना लाइट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप बताओ टॉपिक पढ़ाने से पहले व्हाट इज सिक्योरिटी आप लोगों के तरीके से। सर रवि जी, आप लोगों के हिसाब से आईटी समझ में आ गया, नेटवर्किंग, यानी हमने कनेक्टिविटी कर दी, आईपी एलोकेट कर दी, कंसेप्ट भी पढ़ लिया, स्विच क्या काम करता था। स्विच एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में हेल्प करता था, यानी कनेक्टिविटी। मुझे अगर इंडस्ट्री का अपना एक पर्सनल नेटवर्क बनाना है तो स्विच लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अपने अपने नेटवर्क होंगे। अब जब डेटा तुम्हें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क भिजवाना पता तो कौन सा डिवाइस लगाते हैं हम? राउटर। राउटर जानता है डेटा तुम्हें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे भिजवाते हैं। डन है, हम उसके कंसेप्ट भी पढ़ते हुए आ चुके हैं। अब आता है सिक्योर करना, सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैंने तो बताया सिक्योरिटी में क्या चीजें होती, मैंने नहीं बताया आप लोगों के हिसाब से सिक्योरिटी क्या होती होगी आईटी में। रवि जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अटैकर किसको अटैक करेगा? डाटा कहां पर होगा? या तो सोर्स में होगा या डेस्टिनेशन में होगा, यानी एंड होस्ट। नेटवर्क के थ्रू तो हमने रोड बना रही की, कनेक्टिविटी कर रही की, कंसेप्ट जोड़ दिए, ठीक है। बट मेन डेटा किसको, उसका जो अटैकर का मेन मोटिव होगा कि नेटवर्क के थ्रू आके या किसी सर्वर पे अटैक करना या किसी क्लाइंट के डिवाइस में अटैक करना। आ किसके थ्रू रहा है? नेटवर्क के थ्रू आ पाएगा। मानते हो? तो वही है सिक्योरिटी के हमारे की भाई, कैसे हम सिक्योर करेंगे कि अनवांटेड डेटा, यानी अटैकर अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो यार एसीएल वीसीएल भी हमने लगा दी थी एक तरीके से कि भाई कौन से डेटा को अलाउ करना है, कौन से डेटा को अलाउ नहीं करना। वो तो रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपने सिक्योरिटी रूल्स बताए होंगे उसी पे काम करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक तरीके से हमने उससे सिक्योर कर लिया। राउटर को हमने सिक्योर कर लिया पासवर्ड लगा के कि कोई भी अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए। अरे आप अपने फोन पे भी पासवर्ड लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? सिक्योरिटी का एक आपने पहलू ताला लगा दिया उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही सिक्योरिटी हमें लगानी पड़ती है डिवाइसेस में, ताकि कोई बंदा अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए उस पर्टिकुलर डिवाइस को या नेटवर्क को। ठीक है, तो सिक्योरिटी में देखो हमारे जो की कंसेप्ट है, ये तो मैंने आपके तरीके से बता दिया। ऐसी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्या होती है? कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज। ठीक है, उनके पास भी नेटवर्क होंगे, उनके पास भी डेटा होगा, अपनी कंपनी का भी होगा, क्लाइंट्स का भी होगा। दैट डेटा इज वेरी क्रिटिकल। वो डेटा अनऑथराइज बंदे के पास नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमारे पास में क्या होते हैं, सिक्योरिटी में अटैक्स क्या होते हैं उससे पढ़ाने से पहले सिक्योरिटी होती क्या है, किस चीज को बोलते हैं हम सिक्योर, कैसे वो सिक्योर बताते हैं कि मैं सिक्योर हूं, वो चीजें आप अब पढ़ने वाले हो। यानी सिक्योरिटी के की कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है। तो हमारे प्रिंसिपल होता है एक सीआईए ट्रायड। मतलब आप डरना मत, सीआईए ट्रायड क्या है? हमारा फाउंडेशन है सिक्योरिटी का। जैसे ए बी सी डी हमारा अल्फाबेट हमारे फाउंडेशन है हमारे सेंटेंस के, ऐसे ही सिक्योरिटी के फाउंडेशन क्या है? सी आई ए ट्रायड। ट्रायड यानी एक तरीके से मान लो ये, हाँ बिल्कुल, एक ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल शेप का, तो उसमें मैंने बोला ऊपर सबसे सी, फिर आई, फिर ए। ये क्या है? हमारा एक तरीके से सिक्योरिटी का फाउंडेशन। मैं तो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सी क्या होता है यहाँ पर? कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। अरे रविंद्र जी बात कर रहे हैं रवि जी से, फेसबुक में एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, फेसबुक से ये कुछ पोस्ट करते हैं, कैसी कुछ इन्होंने डाल दी कुछ फोटोज अपलोड करते हैं अपनी, वो तो पब्लिक के लिए होती है, वो तो सब लोग देख सकते हैं। अब रविंद्र जी जो आप चैट कर रहे हो रवि जी के साथ, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल होती है? वो कॉन्फिडेंशियल होती है आपके और रवि जी के बीच में, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई भी सिस्टम हो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसमें। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। सिक्योरिटी का पहला कंसेप्ट सी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा, यानी रवि जी ही ऑथराइज थे वो चैट पढ़ने के लिए, इसलिए वो पढ़ पा रहे कर भी पा रहे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक होती है, कुछ इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जो पब्लिक होती है वो तो कोई भी एक्सेस करता है। जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल पब्लिक अवेलेबल है, देख सकते हैं रविंद्र जी कौन है, बर्थ डेट कब आती है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या पोस्ट करी हुई इन्होंने पब्लिकली वो। बट हम लोग आपकी चैट थोड़ी पढ़ सकते हैं,
और कुछ इंफॉर्मेशन क्या होती है सीक्रेट रखी जाती है, जैसे कि कुछ वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोग ही एक्सेस कर पाए, जैसे आपकी चैट्स। फेसबुक के तरफ पे बता रहा हूँ मैं एग्जांपल, ऐसे हर एक एप्लीकेशन की अपनी अपनी ये होगी। आया समझ में? डाउट तो नहीं कोई? पक्की बात? ठीक है। अब आती है इंटीग्रिटी, सी समझ में आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी। आई क्या होता है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी जो डेटा रविंद्र जी भेज रहे हैं यहाँ पर रवि जी के लिए, रवि जी को पता है कि ये डेटा रविंद्र जी की तरफ से ही आया है, रवि जी को पता है डेटा रविंद्र जी के अकाउंट से ही आया है, तो वो क्या, वो डेटा जो भेज रहे रविंद्र जी तो मानेंगे रविंद्र जी भेज रहे हैं। अगर जो डेटा हमने रविंद्र जी ने भेजा किसी ने नेटवर्क के बीच में कैप्चर किया, उसको मॉडिफाई किया फिर भेज दिया आगे, तो यहाँ पर क्या होगी? इंटीग्रिटी भंग हो गई, यानी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। मानते हो? अरे रविंद्र जी आपने बोला कि रवि जी को कल क्लास में चलेंगे, नहीं कल क्लास में चलेंगे रवि जी को, अब कोई अटैकर ने उस डेटा को मॉडिफाई कर दिया और बोल दिया कि कल क्लास में नहीं जाएंगे और रवि जी को भेज दिया, तो इसमें क्या हो गया? डेटा की इंटीग्रिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो गई। इंटीग्रिटी यानी देखो क्या होता है, डेटा शुड नॉट बी टैम्पर्ड, यानी मॉडिफाई नहीं कर पाए कौन? अनऑथराइज यूजर। जो रविंद्र जी ने भेजा है वही रवि जी मानेंगे। अब रवि जी को नहीं पता कि भाई ये रविंद्र जी ने भेजा है, किसी ने अटैक करके भेज दिया, उनको पता नहीं चल पाएगा। हम सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, कि कोई अनऑथराइज बंदा बीच में आके मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, यानी हम इंक्रिप्शन करते हैं ना डेटा का, कि समझ नहीं पाता पहली बात, तो कैसे मॉडिफाई कर देगा? क्लियर है? दूसरी बात, डेटा शुड बी करेक्ट एंड ऑथेंटिक, यानी जो आपने भेजा होगा रवि जी, अगर आप, मैंने बोला कि अगर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती, आपने टेक्स्ट भेजा रवि जी को, ये किसी ने चेंज कर दिया, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं थी, तो क्या होगा यहाँ पर? रवि जी आपकी बात पे विश्वास थोड़ी कर पाएंगे अगली बार, नहीं ना, तो इंटीग्रिटी। तो हम जो सिस्टम बनाते हैं उनमें इंटीग्रिटी में मेंटेन होनी, सिस्टम यानी कोई सर्वर या कोई डिवाइस या कोई क्लाइंट या कोई एप्लीकेशन, दैट इज सिस्टम, यानी एनवायरमेंट जो बना रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज आती है अवेलेबिलिटी। सी समझ, सी आई ट्रेड में सी क्या हो गया हमारा? कॉन्फिडेंशियलिटी। आई क्या हो गया? इंटीग्रिटी। और ए क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी जिसका, जैसे कि रविंद्र जी का अकाउंट था फेसबुक में, रविंद्र जी ही अगर एक्सेस ना कर पाए फेसबुक अपना अकाउंट, तो अवेलेबिलिटी इनकी खराब होगी ना। किसी अटैकर ने इनका अकाउंट हैक कर लिया, पासवर्ड चेंज कर लिया, लो था इन्हीं का अकाउंट, बट उसमें अब ये अवेलेबल नहीं रहा इनके लिए, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए जिसका वो ऑथराइज अकाउंट है, यानी जिसका वो सिस्टम है, जिसका वो जिसका भी वो प्रोफाइल है, वो एक्सेस कर पाए। मैं एक एग्जांपल फेसबुक की तरफ से कर रहा हूँ, बट ये सिक्योरिटी के सब जगह फंडामेंटल सेम रहते हैं। क्लियर? चाहे आप सर्वर बना लो, चाहे आप ये बना लो कि हम जो पासवर्ड लगा रहे हैं यहाँ पर उसमें भी, अब देखो हम ये जो राउटर्स में पासवर्ड लगाते क्यों लगाते हैं? ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, कोई भी अनऑथराइज यूजर आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ना पढ़ पाए। इंटीग्रिटी कैसे? कि भाई उसमें अगर किसी बंदे ने हमारे राउटर का एक्सेस ले लिया, तो वो हमारी राउटिंग टेबल कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसलिए हम पासवर्ड लगाते हैं कि इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे। अवेलेबिलिटी क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड लगा दिया, तो भाई आप ही लोग एक्सेस कर पाओगे, अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट किसी अटैकर ने उसका पासवर्ड ब्रेक किया, पासवर्ड चेंज किया, तो अवेलेबिलिटी क्या होगी? उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, फिर आप राउटर का एक्सेस नहीं ले पाओगे। मानते हो? तो ये देखो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी ले लोगे तब भी ये तीनों फंडामेंटल हमारे सेम रहने वाले हैं। सिक्योरिटी में अगर आप जानना चाहते हो तो ये कहने के लिए तो तीन टॉपिक है, बट ये इसके बारे में ही आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती रहेगी आगे 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 आगे, जब आप इसमें करियर को परस्यू कर रहे होगे। ठीक है? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? ठीक है। तो जो अटैकर होता है ना, उसका मेन मोटिव क्या होता है? इन तीनों में से कोई भी एक चीज को भंग कर देना, यानी कॉम्प्रोमाइज कर देना। या तो कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा आपका कॉन्फिडेंशियली ओपनली लीक हो गया, ये लो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रही। या तो इंटीग्रिटी, यानी उसने क्या करा, रविंद्र जी और रवि जी के बीच में बैठा हुआ है, तो जो भी डेटा रवि जी भेज रहे हैं वो उसको मॉडिफाई पढ़ सकता है, चेंज कर सकता है और आगे भेज भी सकता है। ठीक है, उसके हाथ में, तो हमारी इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। तो अटैकर का मेन मोटिव क्या होता है? थ्रेट करना क्या है? या तो कॉन्फिडेंशियलिटी, या तो इंटीग्रिटी, या तो अवेलेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज के सिस्टम। जो आप सिक्योरिटी पढ़ रहे हो ये एंटरप्राइज के नजरिए से पढ़ोगे। ठीक है? रहेंगे फंडामेंटल सेम, बट जिस तरीके से हम जो अटैक्स बताएंगे वो एंटरप्राइज को लेके ही बताएंगे। ठीक है? क्लियर? तो आपको ये CIA ट्राइड तो हमारी फाउंडेशन है, ये समझ में आ गया। तो जो अटैकर होता है इन्हीं फाउंडेशंस में यहाँ पर क्या करता है, वो कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, या तो कॉन्फिडेंशियलिटी, या तो तीनों चीजें, या तो दो चीजें, या तो एक चीज है कोई भी। ठीक है? अब ये तीन टर्म जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, थ्रेट, मिटिगेशन, ये भी जानना आपको जरूरी है। बहुत सरल है, जैसे CIA ट्राइड समझ में आया, वैसे ये तीनों चीजें भी समझ में आएंगी, बट ये तीनों चीजें आपको जाननी जरूरी है सिक्योरिटी में। ठीक है? तो अब दूसरा टर्म क्या आया?
वनरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, थ्रेट, मिटिगेशन, ये तीनों अलग अलग नाम है बट ये कुछ बता रहे हैं। तो वनरेबिलिटी क्या होती है सर? वनरेबिलिटी कुछ नहीं होती है, एक तरीके से हमारी पोटेंशियल वीकनेस। क्या होती है? वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल समझना, हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर किसी को चोरी करनी होगी तो वो क्या करेगा बताओ? हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मानता हूँ नॉर्मल चोर है यार, चोरी करने आ रखा है, तो वो कैसे चोरी करेगा बताओ आपके हिसाब से? ताला तोड़ के कर देगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, हमने सिक्योर कर दिया, जैसे हमने गार्ड लगा रखा है यहाँ पर, या फिर हमने ताले की जगह हमने डबल 5 चीजें कर रखी है। एक मैं समझ में आ गया, ताला तोड़ने वाली चीज है। क्या वो खिड़की से नहीं आ सकता? ये वो खिड़की से नहीं आ सकता? यहाँ पर आ सकता है। क्या हमने खिड़कियां निकाल दी अपने यहाँ से ऑफिस से? चोर खिड़की से भी आ सकता है, हमारे घरों में भी आ सकता है। हम ताला क्यों लगाते हैं जब वो खिड़की से भी आ सकता है चोर? तो वनरेबिलिटी समझा रहा हूँ, सुनो। वनरेबिलिटी क्या होती है? पोटेंशियल वीकनेस। हर सिस्टम में वनरेबिलिटीज होती है सर, हर सिस्टम में। हमारा ये बिल्डिंग है, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, कहीं भी जाओगे तो खिड़कियां होती है। अब चोर को आने के लिए खिड़की भी तो आ सकता है, और साफ सीधी बात है। तो क्या हम लोगों ने अपनी खिड़की हटा दी अपने घर से? नहीं, हमने जाली लगा दी उसके पीछे कि भाई कांच तोड़ दे, फिर भी हमने लगा रखी है। तो वनरेबिलिटी क्या होती है? किसी भी सिस्टम में कोई क्या वीकनेस, हर सिस्टम में वीकनेस होती है सर, फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों ने खिड़कियां तो नहीं हटाई ना अपने घर से, गेट में ताला जरूर लगा दिया, बट खिड़कियां नहीं हटाई। भाई चोर करना है तो खिड़की से हो सकता है। तो भाई समझ रहे हो, वनरेबिलिटी क्या होती है? एनी पोटेंशियल वीकनेस दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, यानी जो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है क्या? CIA ट्रायड, या तो कॉन्फिडेंशियलिटी, या तो इंटीग्रिटी, या तो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होती, वनरेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती, वीकनेस होती है सर। हम सब में वनरेबिलिटीज होती है। कोई अच्छा इंसान होगा, कोई बुरा इंसान होगा, बुरे इंसान की वनरेबिलिटी क्या? उसको पोक करते रहो, उसको वो करते रहो, कि उत्साहते रहो कि भाई चल देख उसने वो कर दिया। वनरेबिलिटी है, उसकी कमजोरी है भाई ये। तो कमजोरी हर चीज में होती है, हम में भी होती है, इन सिस्टम्स में भी होती है। अटैकर्स क्या करते हैं? इनकी वनरेबिलिटी को ढूंढ के, कमजोरी ढूंढ के अटैक्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कमजोरी होना, वीकनेस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका फायदा उठाना एक प्रॉब्लम है। अब क्योंकि भाई खिड़कियां हैं, वीकनेस थी हमारे घरों में, अब भाई चोर आने के लिए भाई आ तो सकता है ना, वनरेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं? हम उसके पीछे जाली लगा दो, 2 चीजें लगा लो, आज रोकने की कोशिश कर सकते हैं एक तरीके से, है ना? तो वनरेबिलिटी सिंपली क्या होती है सर? नवीन जी, वीकनेस, किसी भी सिस्टम की वीकनेस। ठीक है प्रिंस जी, सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूं आपसे, बहुत आगे कंसेप्ट ये, सुनिएगा, इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या? एक्सप्लॉइट। वनरेबिलिटी समझ में आई, वीकनेस होती है। एक्सप्लॉइट यानी, अब जो खिड़की थी हमारे घर पे, ये वीकनेस थी हमारे घर में, मानता हूं, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट यानी तरीके जिससे उस वनरेबिलिटी का फायदा उठाया जा सकता है। जैसे अगर मुझे अपने घर पे आना है, किसी को, मेरे चोर को मेरे घर पे आना है खिड़की से, खिड़की वनरेबिलिटी थी, उसने पहले फाइंड किया कि भाई ताला लगा रखा, 5-6 ताले लगा रखे, एक कमजोरी है खिड़की, खिड़की से अब इसके घर में मैं घुस सकता हूँ। अब वो क्या करेगा? उसके पास मल्टीपल तरीके होंगे हमारी खिड़की से घुसने के, यानी एक्सप्लॉइट्स होंगे उसके पास, तरीके होंगे कि वो खिड़की तोड़ के आ पाए। मैं बोलता हूँ एक ग्लास कटर है, पत्थर भी है एक एक्सप्लॉइट। ठीक है, क्या पता कांच कांच पिघलाने वाला कोई इसका सिस्टम हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो तरीके मैंने बताया, पत्थर, ग्लास कटर, ग्लास पिघलाने वाला, ये सब क्या है? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट यानी कोई ऐसी चीज जिससे वनरेबिलिटी का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, वनरेबिलिटी, कमजोरी, एक्सप्लॉइट यानी ऐसे तरीके जिससे वनरेबिलिटीज का उठाया जा सकता है। क्लियर है? अब तीसरी टर्म यहां पर क्या थी हमारे पास? थ्रेट। अब सुनना, मेरे घर में पैसा था भाई, मानते हैं। अब मेरे को डर तभी तो होगा कि भाई जब कोई बंदा मेरी वनरेबिलिटी का कोई एक्सप्लॉइट उठा के मेरे को घर पे चोरी ना कर ले। अब घर में पैसे नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, तू आ शीशा तोड़, तो जो करना है कर यार। तो थ्रेट क्या होता है? हमारी कोई ऐसी, कोई बंदा जब आपकी वनरेबिलिटी का फायदा उठा के, यानी कोई एक्सप्लॉइट यूज करके वनरेबिलिटी को यूज किया, हमारे सिस्टम में घुस गया, या हमारे, समझ रहे हो, सिस्टम में घुस गया, और वो हमारे डेटा चोरी कर ले। थ्रेट, वही तो थ्रेट है कि आपका डेटा कोई पढ़ ना ले, कोई डेटा कॉपी ना कर ले, लीक ना कर दे, मानते हो? तो ये है थ्रेट। तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी से। अटैकर जो होता है, CIA ट्राइड को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, या तो कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके घर के अंदर है तो आपके घर के जो सामान है वो कॉन्फिडेंशियल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब या तो जो अटैकर होगा वो क्या तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी में अटैक करेगा, या तो इंटीग्रिटी, या तो अवेलेबिलिटी। अब मैंने फिर वो टर्म्स बताई क्या होते हैं। वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी हमारी क्या है? एक तरीके से वीकनेस। एक्सप्लॉइट क्या होते हैं? तरीके जिससे वनरेबिलिटी का फायदा उठाया जा सकता है।
तो जो अटैकर होता है ना, उसको एक सिस्टम में अटैक करने के लिए उसके पास एक तरीका नहीं होता, मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं कि जिससे वो क्या करे, उस वनरेबिलिटी का फायदा उठा पाए। मैं मानता हूं अमेजोन का एक वेब सर्वर, एक मशीन है जिसमें अमेजोन की एक सर्विस चल रही है। अब इस सर्वर पे सिक्योरिटी भी अच्छी खासी मानता हूं। इसकी एक वीकनेस थी क्या, कि भाई सुनो, इसमें 50,000 लोगों की रिक्वेस्ट एक टाइम पे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, 50,000 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है अमेजोन का सर्वर। सर्वर की बात तुम्हें इमेजिन करना, जहां ना इमेजिन हो पाए मुझे बोलना। ठीक है, अब अटैकर क्या करेगा, उसने क्या करा, उसने 2 करोड़ लोगों की रिक्वेस्ट भेज दी, एक ही कंप्यूटर से 2 करोड़ रिक्वेस्ट भेज दी। तो उससे सर्वर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से बताओ। सर्वर एक टाइम पे 50,000 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, बट अटैकर ने क्या किया, एक ही टाइम पे 2 करोड़ लोगों की रिक्वेस्ट भेज दी। लोग, उससे क्या होगा, सर्वर पे डाउन हो जाएगा। डाउन हो गया तो यानी अवेलेबिलिटी चलेगी उस सर्वर की, सर्वर अवेलेबल नहीं रहेगा। भाई जब मैं बोल रहा हूँ ध्यान, मैम यहाँ बैठी हुई, यहाँ पर 5 बंदे आपको एनरोलमेंट के लिए आएगा, मैम हैंडल कर लेगी। 100 बंदा आगे मैम नहीं कर पाएगी यार, तो ऑब्वियस ही बात नहीं कर पाएगी। भाई कितने बंदे हो करेगी, एक ही बंदी यहाँ, समझ रहे हो। तो वीकनेस है, वनरेबिलिटी है वो, कि भाई एक बंदा सिर्फ 5-6 लोगों को एंटरटेन कर सकता है, उसके ज्यादा नहीं कर पाएगा सबको। तो वनरेबिलिटी है ना, हर सिस्टम में मैंने क्या थी, वनरेबिलिटी होती है, आप लोगों में भी वनरेबिलिटी होती है। आपको भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम लोग, और करते भी आ रहे होंगे लोग। ठीक है, चलो, क्लियर हुआ। अब होती है एक टर्म है, कौन सी टर्म बची हुई है, मिटिगेशन। मिटिगेशन ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम बचाते हैं अपने अटैक्स। बिल्कुल, क्या बताते हैं, टेक्निक दैट इज समथिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट। यानी आपको पता है कि यार आपके घर पे पैसा है, अब आपकी पता है कि आपको वनरेबिलिटी भी पता है अपने घर की, कि भाई मेरे घर की वनरेबिलिटी ये शीशा है, क्या बोलते हैं, खिड़कियां हैं। तो हमने क्या करा, मिटिगेशन टेक्निक यूज करी, यानी मैंने खिड़की में क्या कर दी, एक जाली लगा दी, ऐसी टेक्निक लगा दी जिससे मैं प्रोटेक्ट कर सकूं अपने थ्रेट को। कि भाई मुझे पता है कि किसी को चोरी करनी होगी तो वो खिड़की से ही आ सकता है, तो मैंने क्या करा, मिटिगेशन टेक्निक यूज करी। नॉर्मल इंसान के तौर पर मैंने क्या करा, खिड़की के पीछे एक जाली लगा दी लोहे की। तो उससे क्या किया, मैंने अपनी वनरेबिलिटी को प्रोटेक्ट किया, यानी अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया। तो मिटिगेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होती है जिससे आप अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहाँ का इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जहां, हर जगह इंप्लीमेंट करनी चाहिए जहां पर भी आपको लगता है कि कोई वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट के द्वारा क्या कर सकता है, कोई यूज कर सकता है उसको। ठीक है, क्लाइंट डिवाइसेस, आपके फोन, सर्वर्स, अमेजोन का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, स्विचेस, जो हमारे स्विचेस है इनमें भी वनरेबिलिटी होती है, इन पे भी हम मिटिगेशन टेक्निक लगाते हैं। राउटर, फायरवॉल, इन सभी डिवाइसेस में हम मिटिगेशन टेक्निक लगाते हैं। ठीक है, आखिरी में एक चीज लिखी हुई है, नो सिस्टम इज परफेक्टली, कुछ चीज सिक्योर नहीं है। आपको लगता है, कोई बोलता है ना 100% सिक्योर, नथिंग इज 100% सिक्योर, नथिंग। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, ये हमने फाउंडेशन समझ ली है, CIA ट्राइड समझ ली है, डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए सिस्टम की, और अवेलेबिलिटी। हमने टर्म्स भी पढ़ ली कि वनरेबिलिटी क्या होती है, वनरेबिलिटी वीकनेस, एक्सप्लॉइट तरीके जिससे वनरेबिलिटी का फायदा उठा सकता है, थ्रेट यानी कोई बंदा मेरी वनरेबिलिटी को उठा के कोई एक्सप्लॉइट यूज करता है, मेरे को थ्रेट पैदा होगा ना, कि उसका, वो क्यों वनरेबिलिटी का यूज कर रहा है, कोई ना कोई मोटिव तो होगा उसका, चोरी करना, मर्डर करना, कुछ भी। तो नॉर्मल इंसान में ऐसे ही अटैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम्स में अटैक करेंगे ताकि मेरे सिस्टम में घुस पाए, वो मेरा डेटा कॉपी कर पाए, ये है थ्रेट मेरे लिए। ठीक है, और मिटिगेशन टेक्निक यानी प्रोटेक्ट करने की टेक्निक्स। क्या लगा रखे आपने, पासवर्ड लगा रखा है आपने, SSH को ब्लॉक किया हुआ है अपने इससे, ताकि कोई रिमोट एक्सेस ना कर पाए। समझ रहे हो चीजें। अब आप पढ़ने वाले हो कॉमन अटैक्स के बारे में, ये PDF आपको मिल जाएगी, नोट्स में लिख लीजिएगा, अभी समझा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, अब आगे कॉमन अटैक्स जो आपको पता भी होने चाहिए, और जो होते भी हैं अभी भी नेटवर्क में होते हैं, बट ये तो कॉमन हो गया, हम इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। जो अटैक्स हमें पता भी नहीं कि ये कौन अटैक कर रहा है, पीछे चल रहा है, वो तो हम पढ़ा भी नहीं रहे, आपको अभी पता ही नहीं है कि वो अटैक क्या कर रहा है, डेटा कॉपी कर भी रहा है, हमें पता ही नहीं है। ये तो जो हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनके बारे में आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला अटैक कौन सा होता है, कॉमन डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नाम से कुछ पता चल रहा है आपको, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। कुछ नाम, डॉस अटैक की फुल फॉर्म क्या होती है, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इस नाम से क्या पता चल रहा है आप लोगों को, डिनाइल ऑफ सर्विस से सोचो क्या मतलब आ रहा होगा। हाँ, कोई सर्विस को रोक रहा है, डिनाइल ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वही एग्जांपल, अमेजोन की वेबसाइट थी, अमेजोन का सर्वर पर चल रही है, उसके पास एक टाइम पे मैं बोलता हूँ लाखों लोगों की, एक सेकंड पे वो लाखों लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी ये लिमिटेशन है हाईएस्ट। उससे कम भी कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी, वो एक सेकंड में 1,000 करोड़ लोग, मतलब कि 1 लाख लोगों की रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर मैं
2 करोड़ लोगों की रिक्वेस्ट 1 सेकंड में भेज दूं सर्वर पे, ऑब्वियसली बात है सिस्टम फेल हो जाएगा। तो जो मैं, ये सिर्फ अटैक मैंने किया भी, मैंने 2 करोड़ लोगों की रिक्वेस्ट एक कंप्यूटर से भेज दी, सर्वर तो बिजी हो गया। अब जो उसी टाइम पे रियल यूजर्स आ रहे होंगे हमारे नेटवर्क, उसके यूज कर रहे होंगे, जैसे प्रिंसर यूज कर रहे होंगे अमेजोन, ये तो अटैक नहीं कर रहे थे, क्या ये एक्सेस कर पाएंगे सर्वर को? सर्वर बिजी है। तो इससे क्या हुआ, डिनायल ऑफ सर्विस हुआ। जो अमेजोन का वेब सर्वर था, जो सर्विस देना चाहता था, वो सर्विस दे नहीं पा रहा। कौन सा अटैक क्रिएट हुआ? ऐसे भी करती है कंपनीज अटैक के लिए कि भाई मैं अमेजोन पे डिनायल ऑफ सर्विस कर दूं अटैक। तो भाई आप खुद सोचो ना भाई, मैंने फेक फेक करोड़ रिक्वेस्ट भेज दी, सर्वर ऑलरेडी फुल भी हो चुका है, उससे ओवरलोड भी करवा दिया है। अब सर्वर का काम क्या था कि जो ऑथेंटिक यूजर होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। अब वो ऑथेंटिक यूजर की रिक्वेस्ट फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, तो पैसे कमाता है कंपनी। समझ रहे हो? इट्स नॉट अबाउट पैसे कमाना, इट्स अबाउट कि वो सर्विस ही नहीं दे पा रही, उसका सर्वर डाउन चला गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी कोई सर्विस दे रही है, वो दे नहीं पा रही, तो वो तो अटैक ही है ना उसके लिए। वो तो दे रही है, बट किसी भी अटैकर का फायदा ये हुआ कि सर क्या पता वो सिस्टम में घुस सकता है। दूसरी चीज, डाउन नहीं हुआ, सर्वर ऑन था, बट वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। वो उसमें जब भाई मैं बोल रहा हूँ हेक्टिक हो जाता है कि भाई ये वो सोचो आप, रियाना मैम में 5 बंदों यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है, 1000 बंदे आ गए। अब 1000 बंदे आगे मैम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, कोई बंदा कुछ मैम का कीबोर्ड ले गया, कोई बंदा लेगा, मैम को पता चलेगा? समझ रहे हो मोटिव? मैं तो ऐसे ही रफ एग्जांपल दे रहा हूँ यार आप लोगों को। अटैक का मोटिव होता है या तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन करना है, तो सिस्टम की कैपेबिलिटीज जानना। क्या पता वो सिस्टम तो वो 2 करोड़ लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, क्या पता बैकअप में बहुत सारी चीजें हो कि भाई एक सर्वर डाउन तो दूसरा सर्वर तुरंत अप हो जाता है हमारे यहाँ पर। समझ रहे हो? तो चीजें जानना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोटिव। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं डिनायल ऑफ सर्विस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस में एक टाइप का अटैक होता है क्या? देखो देखो उसने क्या करा, डॉस अटैक किसको थ्रेट करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम को। अरे रियल यूजर थे, प्रिंसर थे भाई, तो अमेजोन के क्लाइंट थे। मैंने एज सुमित सर ने अटैक किया अमेजोन की कंपनी, मतलब की सर्वर पे 2 करोड़ रिक्वेस्ट भेज दी, उनका सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो प्रिंस सर के लिए तो एक्सेस करने देनी ले नहीं पा रहे ना, अवेलेबिलिटी। यानी आपका अकाउंट था अमेजोन पे, आपके पास इंटरनेट भी, बट अमेजोन चल नहीं पा रही, तो सर्विस तो डिनाइल होगी आपकी। मानते हो? तो ये क्या करता है हमारा, सेट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम। समझ पा रहे हो? पक्की बात रवि जी, रविंद्र जी, नवीन जी, प्रिंस सर? ठीक है, तो एक कॉमन डॉस अटैक एक ब्रॉड कैटेगरी है। अब ये अटैक करा कैसे जाता है, इसमें आपने टीसीपी पढ़ा था कभी? टीसीपी क्या करता है? 3 वे हैंडशेक। डेटा भेजने से पहले वो 3 वे हैंडशेक करता है, उसके बाद डेटा रिलायबली भेजता है। ठीक है, तो एक अटैक है डॉस अटैक के अंदर टीसीपी सिंक फ्लड अटैक। तो देखो ये मैंने बोला, ये यहाँ पर एक क्लाइंट है, एक लाइन से बना रहा हूँ, ये सर्वर है। ठीक है, अब सर्वर के पास मैंने बोला टीसीपी की तरीके से यूज करेंगे, तो डेटा भेजने से पहले हम क्या करते हैं, 3 वे हैंडशेक करते हैं। क्लाइंट भेजेगा, कौन सा मैसेज भेजता है? सर्वर कौन सा रिप्लाई करता है? सिंक प्लस। बहुत सी आंसर। फिर क्लाइंट क्या भेजता है? उसके बाद क्या भेजता है? डेटा। जो भी डेटा को इसके बाद जाता है, ट्रेवल है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे अटैक, जो हमारा ये अटैक है टीसीपी सिंक फ्लड, अब पता है क्या करेगा अटैकर? एक ही यूजर होगा, भी डायग्राम में देखना। डायग्राम में ना, समझना यहाँ पर, डायग्राम में देखिए समझ जाओगे। ये अटैकर का कंप्यूटर है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये उसका टारगेट मशीन है जहां पर वो टारगेट करना चाहता है। ठीक है, सर्वर है कोई, मानता हूं मैं। अब ये सब यहाँ पर टीसीपी की तरीके से काम करते हैं कि डेटा तभी ट्रांसफर होगा जब टीसीपी का हैंडशेक हो जाएगा। तो अटैकर क्या करता है, मल्टीपल अपनी कंप्यूटर से मल्टीपल फेक फेक सिंक के मैसेज भेजेगा। मैंने बोला करोड़ों, उसने लाखों करोड़ों जितनी भी इसकी पीसी कैपेबिलिटी है, इतने इसने सिंक के मैसेज भेज दिए। मल्टीपल फेक आईपी लगा के, मल्टीपल फेक मैक एड्रेस लगा के अपने ही कंप्यूटर से भेज रहा है। कहां पर सिंक मैसेज किसको भेज रहा है? सर्वर को। सर्वर हर एक सिंक मैसेज का रिप्लाई करेगा, क्योंकि इनकी भाई इसकी सोर्स आईपी अलग है, इसकी सोर्स आईपी अलग है, इसकी सोर्स आईपी अलग है, इन सबकी सिंक मैसेज की। समझ रहे हो? फेक फेक बन के भेज रहा है। ये हर एक रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा। अब क्योंकि ये फेक फेक आइडेंटिटी है, तो ये कभी सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज इसके पास आएगा ही नहीं। सर्वर वेट कर रहा होगा यहाँ पर। रविंद्र जी नींद आ रही है? थोड़ा सा उठ जाओ ऐसे, बॉडी बॉडी कर लो मोटे मोटे वो कर लो भाई। समझ लो, मजा आएगा पढ़ने में से। समझना है, बोर नहीं करना। तो रविंद्र जी देखो, आप बन गए सर्वर, मैं बन गया अटैकर। मैंने क्या किया, मैंने फेक फेक मैंने करोड़ों रिक्वेस्ट अलग अलग नाम से सिंक के मैसेज भेजे रविंद्र जी के सिस्टम पे।
क्योंकि टीसीपी का तरीका यूज कर रहे थे, तो ये क्या करेंगे, मुझे सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज भेजेंगे, क्योंकि जो आईपी से मैं भेज रहा था अटैकर, वो तो फेक आईपी थी, तो कभी भी वो सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज मेरे पास आने वाला है ही नहीं, ठीक है। और जब तक वो सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज का, देखो जैसे इसने सिंक भेजा होगा अटैकर ने, एक मान रहा हूं, और ये सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज पहुंच नहीं पा रहा, तो हमारा ये कंप्यूटर जो सर्वर होगा ना, वेट कर रहा होगा कि पहले जो रिक्वेस्ट आई थी कि इसका एक्नॉलेज का मैसेज आए। इनके पास भी ना एक टेबल होती है, सर्वर के पास कौन सी टेबल होती है, अपने पास ये टीसीपी की कनेक्शन टेबल होती है, क्योंकि मल्टीपल फेक 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 रिक्वेस्ट आएगी, तो हर एक रिक्वेस्ट ने इसकी टीसीपी कनेक्शन टेबल में ऐड हो जाएगी। अगर ये टेबल फुल हो गई, तो ये नई टीसीपी सिंक मैसेज हमारे एक्सेप्ट नहीं करती, नई टीसीपी की सिंक मैसेज एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो रियल यूजर है प्रिंसर, अगर ये यहाँ पर कुछ एक्सेस करना चाहेंगे उसकी सर्विस, तो पहले 3-वे हैंडशेक करेंगे, क्योंकि उसकी टीसीपी की टेबल ही फुल थी, तो ये टीसीपी हैंडशेक कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीके का अटैक है डिनायल ऑफ सर्विस के लिए, कि वो सर्विस तो तभी ले पाओगे जब उसकी टीसीपी की टेबल में आपकी एंट्री आएगी, वो फिर आपको सिंक का रिप्लाई करेगा, फिर आप रिप्लाई करोगे, जब आपका प्रॉपर कनेक्शन बैठ जाएगा, फिर आप एक प्रॉपर रिक्वेस्ट भेजोगे, क्या चाहिए थी, मानते हो। आपकी जो टीसीपी की रिक्वेस्ट ही फुलफिल नहीं हो पा रही, वो एंट्री ले नहीं पा रहा अपनी टेबल में, क्योंकि पहले से ही फुल है वो, जो उसने ये इतनी सारी एक्नॉलेज मैसेज भेजे हुए, ये इनका वेट कर रहा है हमारा ये टारगेट में ये वाला। और ये सर ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक वेट करता है, कुछ टाइम तक वेट करता है, मैंने बोला अटैकर उसके बाद भी तुरंत तुरंत और सिंक मैसेज भेज रहा है, तो इससे क्या पैदा होगा, क्या क्रिएट होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। समझ रहे हो क्यों हुआ। तो यहाँ पर ये चीजें पूरी लिखी हुई है कैसे हुआ, कि आपको पता है टीसीपी 3-वे हैंडशेक यूज करता है, सिंक सिंक प्लस एक्नॉलेज एक्नॉलेज मैसेज, ठीक है। अटैकर काउंटलेस मैसेज भेजता है, कौन से, टीसीपी के सिंक मैसेज टू द टारगेट, ठीक है। टारगेट हर एक सिंक मैसेज का रिप्लाई करता है सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज का, ठीक है। बट अटैकर के पास कभी वो रिप्लाई आते ही नहीं, ताकि वो फाइनल एक्नॉलेज मैसेज भेज पाए, क्यों, क्योंकि वो फेक आईपी थी, उसकी रियल आईपी थी ही नहीं जो वहां तक पहुंचा पाए। तो इससे क्या होगा, आप जो हमारा सर्वर है, इसकी टीसीपी की कनेक्शन टेबल फुल हो जाएगी, क्योंकि एक रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, वो काउंटलेस भेज रहा है, 5 भेज दी 50 और 50 भेज दी 50 और 50 भेज दी 50 और कॉन्टिन्यूसली भेज रहा है काउंटलेसली। तो एक टाइम के बाद टीसीपी की कनेक्शन टेबल फुल होने वाली है उसकी सर्वर की, ठीक है। तो वही है कि इसलिए जो टारगेट मशीन होती है, वो नो लॉन्गर क्या होती है कि लेजिटिम, जो हमारे रियल यूजर होते हैं उनकी टीसीपी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी एक टाइम के बाद, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी, ये अटैक था, ठीक है। इससे बचने के भी उपाय ढूंढ लिए गए हैं, नए अटैक्स होते हैं, क्या पता इसी अटैक को करने के लिए कोई और तरीका हो, कोई कोई और एक्सप्लॉइट जो हमने खोजा ना हो। समझ रहे हो, डन। तो एक समझ में आया डॉस अटैक, ठीक है। जो अटैकर होगा ध्यान रखना, स्पूफ करता है, स्पूफ यानी फेक फेक आईपीज बनाता है, स्पूफ यानी अपने आप को कोई और बता रहा है, मैं अपने आप को प्रिंसर बता रहा हूँ, मैं स्पूफिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, आई एम प्रिंस, मान रहे हो, बट आई एम नॉट प्रिंस। तो स्पूफिंग इज अपने आप को किसी और नाम से आइडेंटिटी में बताना, चाहे आईपी एड्रेस के बेसिस में हो, चाहे किसी भी एड्रेस के बेसिस में हो, ठीक है। मैक एड्रेस के बेसिस में भी स्पूफिंग हो सकती है, ठीक है। अब ये आपने कौन सा अटैक पढ़ा था अभी, डॉस अटैक। अब कौन सा अटैक है, डीडॉस। डॉस अटैक में एक ही अटैकर अपने कंप्यूटर से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज पा रहा था। अब डीडॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब वही अटैक है बट डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दिया। तो पहले मैंने आपको बताया था क्या, पहले अटैकर अपने कंप्यूटर से भेज रहा था मल्टीपल सिंक मैसेज, अब अटैकर ने ना यहाँ पर बॉट नेट क्रिएट किया हुआ है। बॉट नेट क्या होता है, मैंने बोला उसने बहुत सारे यूजर को पहले ही अटैक से कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, रियल यूजर को। मैं मानता हूँ सुमित सर है, अमेजोन पे अटैक करना है, मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर से भी भेज सकता हूँ, बट नहीं, मैं इस बार डीडॉस अटैक करना चाहता हूँ। मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनके कंप्यूटर में मैलवेयर डाल के अपना, इनको इनको पता नहीं कि इनके कंप्यूटर में मैलवेयर है, बट इनके कंप्यूटर में मैलवेयर है, मैं इनके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने यहाँ से, मानता हूँ मैं। समझो इस चीज को, ठीक है। अब आपको नहीं पता, तो मैंने क्या क्रिएट कर लिया, अपनी बॉटनेट आर्मी। बॉटनेट यानी एक तरीके से बॉट है, बॉट समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर टास्क करते रहते हैं। आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग बॉटनेट में शामिल हो, हमें नहीं पता होता कि हम बॉटनेट में शामिल है। तो होता क्या है, जितने भी उसने जिसपे भी अटैक किए हुए बाकी लोगों को, इनसे वो क्या करवा रहे हैं, इनके कंप्यूटर से वो मल्टीपल अपने से भेज सकता है, क्या पता है इनसे भी भेज सकता है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से क्या हो रहा है, यहाँ पर अटैक, जो टारगेट मशीन है इस पे सिंक के मैसेज जा रहे हैं, चाहे अपने से 1000 भेज ले, चाहे हजारों लोगों से 1000 पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेज ले। समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। समझ में आया इसमें क्या हुआ। दिस ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर आर नोन एज, ये सारे कंप्यूटर क्या है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर थे।
इसके मैलवेयर से। बट इन कंप्यूटर का फायदा इसने क्यों उठाया, ताकि ये इनके कंप्यूटर के अटैक कर पाए रियल मशीन पे, रियल सर्वर पे, ठीक है, जो इसका मेन अटैक था। डन है। वो नहीं, अब वो फेक भी करवा सकता है, क्या पता उनकी रियल आईपी, ताकि लगे कि रियल लेजिटिमेट यूजर कर रहे हैं। पहले तो मैंने फेक फेक आईपी डाली थी, अब मैंने क्या किया, मैंने असली बंदों को पकड़ लिया, उनको अटैक किया, मैंने उन पे मैलवेयर डाल के उनको कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। अब मैं उनके पीछे से सिंक मैसेज भिजवा रहा हूँ। आपकी तो रियल आईपी है, आईपी तो आईपी है, समझ रहे हो। बट ऐसे भी होगा, तो ऐसे भी क्या होगा, उसकी टीसीपी टेबल एक टाइप के बाद फुल हो जाएगी, अगर उसके पास बहुत सारे बॉटनेट में करोड़ों लोग उसकी बॉटनेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो बॉटनेट टर्म इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। अब आता है स्पूफिंग अटैक। कौन सा अटैक? स्पूफिंग मैंने क्या था, फेक बनना। सुमित सर है, बड़े अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं प्रिंस के नाम से, यानी अपनी आइडेंटिटी किसी और चीज के नाम से बता रहे, चाहे आईपी। हम आइडेंटिटी बताने के लिए नेटवर्क में क्या बताते हैं, आईपी एड्रेस या तो मैक एड्रेस। तो स्पूफिंग में दो चीजें आती है, तो आईपी स्पूफ कर रहा होगा, तो मैक एड्रेस स्पूफ कर रहा होगा, ठीक है। टू स्पूफ एन एड्रेस इज टू यूज फेक सोर्स एड्रेस, यानी फेक आईपी या तो फेक मैक एड्रेस यूज कर रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे अटैक, दोनों भी कर सकते हैं भाई। वो क्यों एक चोर है, कि अपना जो चोरी करता है वो क्या बोलते हैं, हथियार लेके आता है, क्या अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देगा? प्रोटेक्ट तो पूरा करेगा ना, कि अपना मैक एड्रेस भी ना है, अपनी आईपी भी ना है, कुछ सबूत ना छूटे। तो वो दोनों भी करता है, दोनों ही करता होगा, एक नहीं करता होगा। अपनी आइडेंटिटी छोड़नी थोड़ी है कि भाई मैंने चोरी करी है, मेरा ये तुम सबूत रख लो, नहीं, है ना। तो पूरा स्पूफ करेगा वो अपने आप को, ताकि पकड़ ही ना पाओ। न्यू हमारे पास ना स्पूफिंग में ना बहुत सारे अटैक होते हैं, ठीक है, कोई सिंगल काइंड ऑफ अटैक नहीं स्पूफिंग के अंदर। तो देखो अटैक से जैसे अटैक कौन से होते हैं, डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक। डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी क्या करता है, आईपी देता है हमारे नेटवर्क के अंदर, है ना। तो एक अटैक है डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक। इससे क्या हो रहा है, हम डीएचसीपी सर्वर में इतनी सारी फेक फेक डिस्कवर मैसेज भेजेंगे कि वो वहां पर हमारा ऑफर मैसेज भेजेगा। बट मैं मानता हूँ जो हमने यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस में किया था ना, मेरा ही कंप्यूटर है, मेरी नेटवर्क से कनेक्टेड है, समझना। इसी नेटवर्क से कौन कनेक्टेड है, हमारे डीएचसीपी का सर्वर। या तो मैं जो मेरा कंप्यूटर है ये मल्टीपल फेक 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 डिस्कवर मैसेज भेजेगा, डिफरेंट 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 डिफरेंट, किससे, फेक मैक एड्रेस से, क्योंकि आईपी तो मिली ही नहीं है इसको, है ना। ये सारे फेक फेक मैक एड्रेस है, अलग अलग यूनिक यूनिक। जब ये सारे मैक एड्रेस से इसके पास डिस्कवर मैसेज जाएगा डीएचसीपी सर्वर के पास, तो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई करता है ऑफर मैसेज। वो हर एक मैक एड्रेस को क्या करेगा, ऑफर करेगा, ऑफर करेगा। तो इससे ऑफर करने से क्या होगा, अगर उस टाइम पे कोई रियल यूजर आएगा, मैंने बोला इसकी डीएचसीपी की टेबल फुल हो गई, जो देता है टेबल कि भाई अभी मैंने ऑफर किया भाई लोगों को, वो फुल हो गई, तो जो रियल यूजर होगा क्या उसको आईपी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, डीएचसीपी एग्जॉस्ट कर दिया, ऐसा अटैक था ये डीएचसीपी सर्वर अपना काम कर ही नहीं पा रहा। ये डीएचसीपी पे अटैक होते हैं गाइस। अगर ये रियल यूजर को आईपी नहीं मिली तो क्या प्रॉब्लम होगी रविंद्र जी? वो डेटा यूज नहीं शेयर कर पाएगा, ना ही वो रिसीव कर पाएगा, ना ही वो भेज पाएगा। अटैक है ना ये, ठीक है। तो अटैकर क्या करता है, स्पूफिंग अटैक में जो डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक है, अटैकर मल्टीपल फेक मैक एड्रेस करता है, क्या कौन से मैसेज फ्लड करता है नेटवर्क में, डीएचसीपी के डिस्कवर मैसेज। डोरा प्रोसेस याद है ना पूरा, डीएचसीपी जैसे नाम आया तो डोरा प्रोसेस, जो मैसेज कैसे आईपी मिलती होगी, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, ठीक है। अब इस अटैक से क्या होता है, टारगेट का जो सर्वर है वो डीएचसीपी पूल का हो जाता है, फुल हो जाता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी फेक फेक जो मैक एड्रेसेस हैं उनको आईपी देने की कोशिश करी थी। इससे जो रियल यूजर होगा उसको आईपी मिल नहीं पाएगी। तो एक तरीके से ये कौन सा अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ही तो हो रही है इसकी सर्विस। डीएचसीपी सर्वर एक सर्विस देने के लिए था, अभी अपनी सर्विस दे ही नहीं पा रहा। दे सकता था बट उसमें एक अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद नहीं दे पा रहा। अगर रियल यूजर इतने सारे आ गए कि उसकी टेबल फुल होगी, दैट इज नॉट अटैक। तब तो उसमें कमी थी हमारे में कि हमारे पास इतनी आईपी थी नहीं। बट ये तो अटैक किया गया हम पे, हमारे पास आईपी थी, बेफालतू में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया फेक फेक लोगों में जो है भी नहीं, हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो दैट्स अटैक। क्लियर? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ देखो, अटैकर ये ना फेक फेक सोर्स मैक एड्रेस लगा के डीएचसीपी की डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, वो सारे मैक एड्रेस अलग अलग है, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक टाइम के बाद आपकी टारगेट की
पूल टेबल जो होती है डीएचसीपी पूल टेबल फुल हो जाएगी, तो जो रियल यूजर होंगे जब वो डिस्कवर मैसेज भेजेंगे ये इनको रिप्लाई मिलेगा इनकी टेबल फुल है। ठीक है, क्लियर समझ में आया इसमें? थ्योरी है ये, थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब आप पढ़ोगे वीडियो को देखते हुए पीडीएफ के साथ आपको समझ में आएगा। अभी समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर। रविंद्र जी नींद उड़ गई? अटैक कर दे आपके, बताओ आपके फोन से यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर फुल करवा दे नेटवर्क का। ठीक है, अब देखो देखो देखो, अटैक नहीं करना। रिफ्लेक्शन और एम्पलीफिकेशन भी एक अटैक होता है। अब रिफ्लेक्शन अटैक में देखो, नाम से रिफ्लेक्शन देखो, अब क्या होता है यहाँ पर देखो, मान लो रिफ्लेक्शन अटैक, कौन सा अटैक के बारे में बात कर रहे हैं हम? रिफ्लेक्शन और एम्पलीफिकेशन अटैक। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये रहा अटैकर, ये है इसका मेन टारगेट, कोई इंटरनेट से कनेक्टेड कोई यूजर होगा मानता हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, एक ये क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा एक सर्वर के पास, मैंने बोला एक सर्वर के पास कुछ सर्वर है यहाँ पर। ठीक है, इसने फेक सोर्स आईपी लगाई किसकी, जिस पर ये रियल अटैक करना चाहता है। जो टारगेट की मशीन थी इसकी आईपी थी 5678। इसने क्या करा है, और जो अटैकर की आईपी 1234, इसने एक मैसेज भेजा सोर्स आईपी किसकी लगा के, जो इसका रियल टारगेट था। इसने जब ये मैसेज भेजेगा एक सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करेगा, इसी आईपी में रिप्लाई करेगा। तो इसी आईपी में वो रिप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब मैंने बोला आपके सामने, मैंने एक बताया, मैंने बोला इसने फेक फेक करोड़ों रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर के पास सेम आईपी से। तो जो करोड़ों रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी की सारी रिक्वेस्ट हमारे इसके पास जाएंगी। तो एक पॉइंट के बाद इसकी भी टेबल फुल हो जाएगी ना, टीसीपी टेबल या फिर एक्सेप्ट करने की टेबल। तो ये जो रियल यूजर होगा ये डेटा ना भेज पाएगा ना एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन अटैक। इसने इसमें खुद पे अटैक, इसने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इसने एक सर्वर के थ्रू इसने अपने आप को ढाला कि भाई मैं हूं 5678, और एक सर्वर के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दी। तो सर्वर रियल यूजर के पास रिक्वेस्ट भेज देगा कि 5678 एग्जिस्ट करता था। सारी की सारी रिक्वेस्ट रियल सर्वर क्या करेगा, किसको भेजेगा, इसको भेजने लग जाएगा। क्लियर है, रिफ्लेक्शन अटैक। अब इसमें देखो ये मैंने आपको यहाँ पर एक दिखाई है, बट यहाँ पर मानते हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, तभी तभी पॉइंट के बाद ही फुल हो जाएगा इसकी टेबल। तो ये नया कनेक्शन या नई रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा इंटरनेट में। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन अटैक का एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है एम्पलीफिकेशन अटैक। यहाँ पर मैंने बोला जितनी रिक्वेस्ट भेजेगा उतना यहाँ पर, जितनी रिक्वेस्ट इसने भेजी होगी उन सबका रिप्लाई यहाँ पर जा रहा होगा। मैंने बोला 5 रिक्वेस्ट भेजी, तो 5 रिक्वेस्ट का रिप्लाई यहाँ भेज रहे होंगे ना। अब एम्पलीफिकेशन अटैक क्या होता है, यहाँ पर जो अटैकर होता है समझिए, सेम रिफ्लेक्शन अटैक की तरह ही होता है। फर्क यहाँ पर क्या होता है बॉस, रिफ्लेक्शन अटैक हमारा एम्पलीफिकेशन अटैक तब बन जाता है जब अटैकर कुछ स्मॉल अमाउंट का ट्रैफिक भेजता है। मैंने बोला उसने 3 अमाउंट के ट्रैफिक, 3 ट्रैफिक भेजे सोर्स आईपी इसके लगा के, और ये जो ये आपके हिसाब से 3 थे, बट जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुंची तो ये मानता हूं मैं 30 बन गई, यानी डबल हो गई। अब ये 3 भेजते आपने रिक्वेस्ट, बट ये 30 रिप्लाई आएंगे इसके पास, समझ रहे हो? तो ये इसने एम्पलीफाई कर दिया अटैक। इसने भेजी स्मॉल अमाउंट की रिक्वेस्ट थी, बट वो जो रिक्वेस्ट क्या होगी, उसने ट्रिगर किया लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू बी सेंड फ्रॉम द रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर कौन, जो यहाँ पर रिफ्लेक्टर बन गया हमारा मेन सर्वर, जिससे वो वहां पर मैसेज भिजवा रहा था। इसलिए इसे रिफ्लेक्शन अटैक और एम्पलीफिकेशन अटैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब मुझे आपसे एक चीज जाननी है। एक हमारे पास एक कॉमन अटैक होता है मैन इन द मिडल, नाम से क्या पता चल रहा है, बीच में कोई बैठा हुआ है, मैन एक बीच में बैठा हुआ है, मानता हूं सुन रहा है, समझाता हूँ फिर बताऊंगा। नेटवर्क से कनेक्टेड थे ये लोग, पीसी ए और पीसी बी कोई यूजर थे, ये डेटा भेज रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब मैन इन द मिडल अटैक यानी एक बंदा बीच में आके इनकी चीजें सुन रहा है। जो इसके पास जो ये भेजना था बी को, वो डेटा बी के पास जाने से पहले इस सी के पास जा रहा है। सी चाहे तो इसको पढ़ने के बाद एज इट इज जो ए ने भेजा था वो भेज पाए यहाँ पर। इसमें क्या चेंज, इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज होगी हमारी, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सुनना क्यों, मैंने क्या बोला, ये सिर्फ सुन रहा है, जो डेटा आया इसने सुना, उसने कुछ मॉडिफाई नहीं किया भेज दिया, ऐसे भी कर सकता है। ये इसको जो डेटा आया है इसको सुनने के बाद मॉडिफाई भी कर सकता है, जो मॉडिफाई डेटा वो आगे भेज भी देगा, कैसे बन के कि भाई ए ही भेज रहा है। तो दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज मैन इन द मिडल अटैक। मैं रवि जी को कुछ बात कर रहा हूँ, बट बीच में रविंद्र जी बैठे हुए वो सुन रहे हैं बातें।
ठीक है, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वो आके रवि जी को बोल देंगे सुमित ने ये बोला हुआ है। टारगेट तो दोनों ही है, ए और बी है ना। बिल्कुल। तो जो रिप्लाई बी भी आ रहा होगा, अगर बी रिप्लाई कर रहा होगा वो भी सी के पास जाएगा, और वो सी चाहे तो एज इट इज आगे भेज दे सुनने के बाद कि अच्छा ये बात है और इनके बीच में, या तो वो मॉडिफाई भी कर सकता है, या तो वो इसकी रिक्वेस्ट आगे भेज दे, चाहे तो वो आगे ना भेजे। इसने बोल दिया भाई कल क्लास होगी, इसने आगे भेजी नहीं, आपको पता नहीं कल क्लास होगी नहीं होगी। अटैक्स जो अटैक होते हैं कोई किसी चीज को सर्विस रोकने के लिए होते हैं रविंद्र जी, ठीक है, समझ में आया। तो मैन इन द मिडिल अटैक क्या करता है, अटैकर प्लेस करता है अपने आप को कहां पर, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, और क्या करता है, ईव ड्रॉपिंग। ईव ड्रॉपिंग यानी सुनना, ईव ड्रॉप यानी सुनना। अरे रवि जी और रविंद्र जी बातें कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, जो अभी आप जोक मार रहे थे, सुमित से पीछे से बैठ के बस सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे जोक मार रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो बातें। तो दिस इज नोन एज ईव ड्रॉपिंग। हम सभी नहीं करी होगी बिना, चाहे तो जानबूझ के करी होगी, चाहे तो जानबूझ के बिना करी हो, ठीक है, क्लियर है। तो अटैकर मॉडिफाई भी कर सकता है ट्रैफिक बिफोर इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन, चाहे तो वो एज इट इज भी भेज सकता है, तो सुन सकता है या तो मॉडिफाई भी कर सकता है। इसका एक अटैक है आर्प स्पूफिंग। मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करने के लिए कौन सा अटैक होता है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है आर्प पॉइजनिंग। अरे आर्प का काम क्या होता है, आर्प पढ़ाई थी मैंने, रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज आते हैं यहाँ पर, है ना। तो आर्प का रिक्वेस्ट काम क्या होता है, हमें डेस्टिनेशन का ही पता होता था, ऑलरेडी ढंग से बताओ आर्क का काम क्या होता है, कि सर हाँ डेस्टिनेशन का क्या ना पता हो, सोर्स आईपी ना, डेस्टिनेशन आईपी और मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन की आईपी पता है कहाँ भेजना है, बट मुझे उसका मैक एड्रेस नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, आर्क रिलीज करता हूँ, जनरेट करता है आपका कंप्यूटर, ताकि मैक एड्रेस फाइंड हो पाए। तो आर्क तभी रिलीज होती है जब आपको आईपी पता है, बट मैक एड्रेस नहीं पता। ध्यान आराम से बोल रहा हूँ, यही चीज है आर्क में, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल लेयर 2 पे आती है। और ये तभी काम, इसका काम क्या होता है बेसिकली, हमारी आईपी पता थी हमें डेस्टिनेशन की, बट मैक एड्रेस नहीं पता था, तो मैक एड्रेस फाइंड करने में हेल्प कराती है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर अटैक, देखना है यहाँ पर कैसा हुआ, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये PC1 और ये सर्वर 1 है हमारे नेटवर्क के अंदर ही, ठीक है। इसको PC1 की सर्वर 1 की आईपी पता थी PC1 को, बट मैक एड्रेस नहीं पता था। तो PC1 क्या करेगा, एक आर्क जनरेट करी इसने, देखो आर रिक्वेस्ट भेजी, अरे हु इज 10.0.0. मैंने मैक एड्रेस बताओ अपना। तो ये आर की रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, ये यहाँ पर गई, ये अटैकर भी हमारे नेटवर्क में था, इसके पास भी आर की रिक्वेस्ट जाएगी और इसके पास भी जाएगा, ठीक है। अब अटैकर के पास भी रिक्वेस्ट गई ना, कि कोई बंदा पीसी सर्वर वन की मैक एड्रेस मांग रहा है, सुनना, इस सर्वर वन के पास भी की रिक्वेस्ट, क्योंकि आर रिक्वेस्ट क्या होती है, हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है। अब सर्वर वन के पास गई तो सर्वर वन क्या करेगा, रिप्लाई करेगा आर का, कि भाई साहब 10.0.0.1 है सर्वर 1 का मैक एड्रेस। तो इसने अपना मैक एड्रेस बता के यहाँ पर सीधा भेज दिया PC1 को। बट क्योंकि अटैकर के पास भी यहाँ पर पता चल गया कि भाई कोई बंदा ये सर्वर 1 की मैक एड्रेस मांग रहा है, तो देखो हमारे PC1 के पास भी क्या होती है, आर्क टेबल होती है ना टेबल, जिसमें ये एंट्री कर लेगा 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या है, सर्वर 1 का मैक एड्रेस। अब थोड़ी देर बाद ना हमारा जो अटैकर होगा वापस अपने आप ऑटोमेटिकली एक आर्क जनरेट करवाएगा, बोलेगा, अब तू क्या बोल रहा है देखो, 10.0.0.1 इज अटैकर 1 का, अटैकर जो है इसका मैक एड्रेस। इसने आर्क का रिप्लाई अपने आप भेजा, इसने क्या करा, आर्क का रिप्लाई भेजा ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़ी देर बाद। तो जब एक नई आर्क का रिक्वेस्ट आएगी, तो ये क्या हो रहा होगा, इसने किसको भेजा, PC1 को। तो PC1 की जो आर्क टेबल है इसमें क्या कर देगा, इस आईपी के साथ अब ये इसका मैक एड्रेस हटा के जो लेटेस्ट मैक एड्रेस आ रहा है वो एंट्री करवा देगा, यानी किसका मैक एड्रेस, अटैकर का मैक एड्रेस। अब जब भी PC1 डेटा भेजेगा, अपने नेटवर्क के अंदर है स्विच, तो भाई क्या करता है, स्विच तो सिर्फ स्विच किस पे काम करता है, फ्रेम पे काम करता है, पैकेट पे काम करता है, फ्रेम पे काम करता है, यानी हमारे मैक एड्रेस की चीजें ही समझता है, ठीक है। तो जब भी PC1 किसी सर्वर 1 के लिए पैकेट भेज रहा होगा, सोर्स आईपी लगाएगा अपनी, सुनना, सोर्स आईपी के लगाएगा 10.0.0.10, डेस्टिनेशन आईपी के लगाएगा 10.0.0.1 सर्वर 1 की, बिल्कुल। सोर्स मैक एड्रेस का लगाएगा, अपना लगाएगा PC1 का। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगाएगा, आप टेबल में दिखेगा, आप टेबल में किसका मैक एड्रेस है यहाँ पर, अटैकर का मैक एड्रेस। तो वो चिट्ठी भेजेगा,
स्विच के पास आएगी, स्विच देखेगा अरे ये मैक एड्रेस तो यहाँ पर है, वो यहाँ सेंड कर देगा। अब ऐसे अटैकर के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, अटैकर के पास पहुंची, तो अटैकर के पास अटैकर क्या कर सकता है, अब वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सोर्स आईपी इसी की लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब सर्वर का लगा देगा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, और आगे भेज भी सकता है, या तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मॉडिफाई करके भी आगे भेज सकता है, या तो आगे ना भी भेजे। ये तीनों चीजें कर सकता है हमारा सर्वर, ये अटैकर। तो ये क्या हो गया, आर्प स्पूफिंग। एक आर्प का फायदा उठा के इसने क्या करा, एक अटैक परफॉर्म किया, आर्प स्पूफिंग अटैक, आर्प पॉइजनिंग अटैक। ठीक है नवीन जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? रवि रवि जी एक्सप्लेन कर दोगे आर्प पॉइजनिंग अटैक? चलो अभी नहीं, एक बार कर लेना ऐसे, ठीक है? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं? समझ में आ रहा है? पक्की बात, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है सर, ठंड है सर, क्या बताएं। ठीक है, ये हर चीज यहीं पर एज इट इज लिखी हुई है गाइस। ठीक है, कोई इसमें एक चीज कम नहीं लिखी होगी, ज्यादा ही लिखी होगी इसमें, कुछ चीज कम नहीं लिखी होगी। ठीक है, क्लियर है? जो मैंने आपको बताया एज इट इज, हर एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्या क्या पीसी 1 में हो रहा है, कैसे उसकी आप टेबल में आएगा, वो चीजें यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, सर ये अटैक कर रहा है, ये राउटर पे से कनेक्ट रहेगा सर्वर के पास में। अटैकर देखो, आप बताओ नेटवर्क डायग्राम में देख के बताओ कहाँ पर है, राउटर पे है या फिर ये हमारे नेटवर्क के अंदर ही बैठा हुआ है कोई? समझ में आया? तो सर ये आर का मैसेज कभी आपके नेटवर्क के बाहर जाता ही नहीं है, राउटर के पास जाते ही राउटर के बाहर नहीं जाता आपके। ब्रॉडकास्ट मैसेज कोई भी होगा आपके आपके नेटवर्क के बाहर, राउटर के आगे पास नहीं होता वो। ठीक है, अटैकर को आपके नेटवर्क के अंदर ही होना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस वजह से इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे ऑफिस के अंदर उनमें से कोई अटैक कर। क्या पता मैंने जो ऑफिस के अंदर है इसके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ, बताओ अब बताओ। मैं रिमोटली एक्सेस ले रहा हूँ इसके नेटवर्क का और फिर चीजें पढ़ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना तरीके। समझ में आया? बट इसको होना पड़ेगा इसके नेटवर्क के अंदर ताकि आपका रिक्वेस्ट के रिप्लाई कर पाए। क्लियर है? ये तो एक यूज केस बताया मैंने, कुछ भी दिमाग लगा के आपको जब तरीके बताए तो आप अटैक, क्योंकि अटैक पहले भी किसने ढूंढे तो होगा, बनाया होगा ना, देखा कि इसका फायदा उठा पा रहे, तो अटैक्स आपके होते रहते हैं, नए नए अटैक्स। डन है? यस। अब एक होता है रिकॉग्निशन अटैक। रिकॉग्निशन अटैक कोई रियल अटैक नहीं होता, बट क्या होता है एक तरीके से रिकॉग्निशन, जब भी नाम आएगा, दिस इज लाइक गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, कि किसी में अटैक, मुझे अटैक कर, मुझे रविंद्र जी के यहाँ चोरी करनी मानता हूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले बेसिकली सीधा जाके चोरी करूंगा, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, रविंद्र जी कितने बजे घर के बाहर जाते हैं, कितने बजे घर के अंदर आते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ना अटैकर्स भी। ऐसे ही हमारे हैकर्स भी इंफॉर्मेशन पहले गैदर करते हैं, जिस पे अटैक करना है, इसको क्या पसंद है, क्या करता है, कितने बजे जाता है, दिस इज रिकॉग्निजेंस अटैक। कितने बजे क्या, किसे क्या क्या चीजें पसंद है, क्या खाना पसंद है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है अपने अटैक अटैक जहां पर भी अटैक करना है उसे। ठीक है, तो रिकॉग्निशन अटैक कोई अटैक नहीं होता, बट क्या होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, जिससे वो आगे जो फ्यूचर में अटैक करेगा उसमें वो यूजफुल हो। क्लियर? ये कहां से बेसिकली इंफॉर्मेशन उठाता है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अपने फेसबुक में आप डालते रहते हो ना भाई, आज मैं धनौल्टी जा रखा हूँ, आज मैं ये जा रखा हूँ, समझ रहे हो? तो जो अटैकर होगा वो देख रहा है कि अच्छा ये घूमने फिरने वाला है, धनौल्टी जा रखा है, अभी अब घर पे नहीं है, या फिर सिस्टम से दूर हो सकता है, तो इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। कौन है, एज क्या है, अपना इनका क्या बोलते हैं, जेंडर क्या है, क्या एजुकेशन है, क्या परस्यू कर रहे हैं, सीसीएनए कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अटैक करेंगे इन पे। समझ रहे हो? डजंट मैटर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, तो आप जैसे कि अगर किसी को आपको आईपी जाननी हो, फॉर एग्जांपल मुझे किसी वेबसाइट, मुझे किसी सर्वर पर अटैक करना है, मुझे उसकी आईपी जाननी है, तो कैसे आईपी जानने का तरीका पता है आप लोगों को? बताओ, फेसबुक की सर्वर की आईपी क्या होगी, ढूंढ लोगे? कौन सी कमांड? google.com। बताओ बताओ, लिख के क्या, google.com बताओ। बहुत सारी कमांड्स होती है यार, नहीं गूगल पे देखोगे तो ऐसे देखो, चाहे गूगल से इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, चाहे, हम तो भाई नेटवर्क इंजीनियर है, हमें पता है, हम नेटवर्क के बारे में हमें चीजें पता है गाइस, समझना इस चीज को। हमारे पास ना बहुत सारी कमांड्स होती है, यूटिलिटीज होती है, ठीक है? आपको भी कुछ यूटिलिटीज के बारे में चीजें पता है, बहुत सारी यूटिलिटीज होती है जो आपको जानना है। एक पिंग कमांड जानी होगी आपने, पिंग कमांड देखी ना आप लोगों ने? यस। मैं कर रहा हूँ पिंग google.com,
तो यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है, पिंगिंग google.com, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, google.com की आईपी एड्रेस डाला हुआ है। एक तो मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि रिप्लाई कहाँ से आ रहा है मेरे पास, इसी आईपी से आ रहा है, नहीं google.com की आईपी एक तरीके से मानता हूँ। ठीक है, पिंग facebook.com, मैं ये नहीं बोल रहा ये बेटर तरीका है। देखो ये facebook.com की आईपी आ गई। ठीक है, अब जो बेस्ट तरीका होता है, आपको पता है आईपी जो लेके आ रहा होगा, कहाँ से लेके आ रहा होगा, क्या मेरे इसको पता होगा कंप्यूटर को google.com क्या है, इसके लिए क्या कौन सा सर्वर बनाया था हमने, टी डीएनएस। डीएनएस देखिए से फोन बुक होती है ना, तो देखो एक कमांड है, उसके अंदर सारे सर्वर्स की आईपी होंगी जितने भी उसको पता होगा। तो एक कमांड है एनएस लुकअप, इसके बाद जिस भी सर्वर की, जैसे आपको google.com की आईपी जाननी है, google.com, मैंने एंटर मारा तो यहाँ पर देखो इसने रिप्लाई किया डीएनएस, यानी डीएनएस सर्वर पे चेक किया इसने, google.com के बारे में इससे इन्फॉर्मेशन पता है, इसने बताया डीएनएस सर्वर से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि google.com की आईपी वर्जन 6 का एड्रेस ये है। रविंद्र जी आईपी वर्जन 6 दिख रहा है, समझ में आ पा रहा है क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है, ये आईपी वर्जन 6 है और ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है। ऐसे ही आप बताओ किसकी ढूंढनी है, बताओ कोई बताओ वेबसाइट। आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4, क्लियर। तो एनएस लुकअप से आप आईपी जान सकते हो किसी भी सर्वर की। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है आईपी निकालने का। हमें तो और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो सर्वर पर क्या पता, आपको ये जानना है कि वो सर्वर कौन सी मशीन पे काम कर रहा हो, ताकि आप उस मशीन की कमियां पता लगा पाओ कि इस मशीन में ये कमियां है ना, क्लियर। ऐसी एक एक और है हु इज क्वेरी होती है, जिससे आप क्या जान सकते हो, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फिजिकल एड्रेस ऑफ अ पर्सनल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में काम आ सकती है। तो मैंने सिर्फ इक्का दुक्का चीजें लिखी हुई है, बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल भी मिलेंगे। लाइनेक्स यूज करोगे, काली लिनक्स यूज करोगे, तो बहुत सारे टूल्स है जो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब मैलवेयर तो सभी ने सुना होगा यार, अटैक्स पढ़ लिए, मैलवेयर जानते हो मैलवेयर क्या होता है, मैलवेयर सुना है सर, क्या होता है मैलवेयर? एक तरीके से वायरस है। अब सुनना, वायरस, वायरस से क्या होता है, हैंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, उसका मेन मोटिव आपके सिस्टम करप्ट करना भी हो, स्लो करना हो, क्या पता आपका डेटा आपके सिस्टम में जाके आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के वहां पर अटैकर के पास भेज रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैलवेयर क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, अपने आप नहीं आते, क्या होता है, मैलवेयर हमारा होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। उन सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा कोड होता है जिससे आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। कोड है इनफेक्ट, यानी है देखो, बेसिकली इनफेक्ट यानी है उसको अपना कुछ काम करवा रहे हैं जो आप चाहते नहीं थे कि आप, समझ रहे हो। तो मेलवेयर हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। मेलवेयर की कैटेगरीज है वायरसेस और वर्म, मेलवेयर की कैटेगरी है, समझ रहे हो। तो वायरसेस क्या होते हैं, इन्फेक्टेड, ये एक किसी, मैंने बोला एक सॉफ्टवेयर था, मैंने उसके अंदर एक वो डाल दिया, मेलवेयर वायरस डाल दिया, और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो जितने यूजर उस सॉफ्टवेयर को आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे हर एक सिस्टम में, वो क्या हो रहा होगा, वो वायरस जा रहा होगा। ठीक है, वायरस स्प्रेड एज द सॉफ्टवेयर इज शेयर्ड बाय यूजर। टिपिकली जो वायरस होते हैं वो आपके सिस्टम को करप्ट कर रहे होते हैं, तो मॉडिफाई कर रहे होते हैं आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, या तो खराब कर देंगे ताकि आप यूज ना कर पाओ, या तो क्या कर रहे होंगे, मॉडिफाई कर रहे होंगे कुछ चेंजेस, ताकि बाद में क्या होता है, रिमोट एक्सेस ले पाए वो आपके कंप्यूटर का। समझ रहे हो, कि उसने एक कोड डाल दिया कि अपने आप आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, बैकग्राउंड में उसने एसएसएच इनेबल कर दिया अपने आप। और क्या पता इनेबल करने के बाद आप जो अटैकर है उसको कोई मैसेज भेज रहा हो, ताकि अटैकर को पता चल जाए कि इसकी आईपी भी ये है, अटैक मेरा परफॉर्म हो गया, अब मैं इसके रिमोट एक्सेस ले पाऊंगा। ठीक है, चलो, अब एक ऐसी कैटेगरी हमारे पास क्या आती है, वर्म। वर्म क्या होते हैं, इसको ना कोई होस्ट, इसको ना कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, इसको कोई फाइल नहीं चाहिए, अपने आप भी ये रेप्लिकेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो वायरस थे इसको सॉफ्टवेयर चाहिए होता था जिसमें इंस्टॉल होगा, जिसमें आप डालोगे। वर्म को जरूरत नहीं होती किसी होस्ट की,
ठीक है। इनके पास एबिलिटी होती है अपने आप फैलने की। आपको लग रहा होगा आपने वर्म आगे स्प्रेड नहीं किया तो वो अपने आप भी स्प्रेड हो सकते हैं, इंटरनेट में चले जाएंगे, इंटरनेट से होते होते जो जो बंदा वो एक्सेस करेगा उन सब में वो इंस्टॉल हो जाएंगे, अपने आप ये फैलते रहते हैं। जो वर्म होते हैं वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं। अभी आपके कंप्यूटर में एक किसी ने छोटा सा कोड डाल दिया, वो कोड का काम क्या होगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना, अपने आप को इतना मल्टीप्लाई कर देगा आपका सिस्टम स्लो हो गया। प्लस जहां जहां आपके सिस्टम से उसे रास्ता मिलेगा कि भाई मैं यहाँ पर इसके पास जा सकता हूँ, इससे कनेक्ट हो सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली वहां पर कनेक्ट हो जाएंगे उससे। एक पेन ड्राइव आपने अटैच करी, क्या पता पेन ड्राइव में उसमें मेलवेयर आ गया तो मेलवेयर पेन ड्राइव में भी सॉरी वॉर्म पेन ड्राइव में भी आ जाएगा। फिर जहां जहां वो पेन ड्राइव लगेगी वहां पर उसका वॉर्म जो होगा आपकी उस कंप्यूटर में जाएगा, फिर उस कंप्यूटर में अपने आप फैलने लग जाएगा। समझ रहे हो? यस। ऐसी हमारी मेलवेयर की कैटेगरी होती है ट्रोजन हॉर्सेस। ये भी हमारे क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको बताते हैं कि रियल सॉफ्टवेयर है। किसी ने आपको ऑनलाइन आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर मिला एक फेक वेबसाइट में, बट वो सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं था, वो एक मॉडिफाइड वर्जन था सिस्को पैकेट ट्रेसर का। सिस्को पैकेट ट्रेसर का मॉडिफाइड वर्जन, दिखने में वैसा काम करने में वैसा, बट वो सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं है, सिस्को का बनाया हुआ नहीं था वो। बनाने में दिखने में काम करने में सेम लग रहा है लगभग लगभग, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने आपको बताते हैं कि भाई ये रियल सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, बट होते ही नहीं है। तो ये स्प्रेड होते हैं यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग ईमेल। आपके पास कोई ईमेल आया, उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स था, आपने बस ओपन किया, तुरंत आपके कंप्यूटर में क्या हो गया, ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी क्या है, हमें बचना होता है इन चीजों से। अटैकर यही सब चीजें भेज रहा होता है, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, मेलवेयर, ये सब आपको नाम सुनने में लग रहा होगा वायरस है जैसे हमें बीमारी भी रहती नहीं। एक कोड है जो किसी अटैकर ने लिखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कोड का जो इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी वो कोड वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब आता है एक और अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब सुनना ही, ये बहुत ज्यादा ही कॉमन होता है आजकल, ये तो पहले से भी था आज भी है। इसमें पता क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, ये सबसे ये मोस्ट वनरेबल पार्ट ऑफ एनी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, यानी लोगों को। ये किसी सिस्टम पे अटैक नहीं होता, ये लोगों पे अटैक होता है। कैसे? अब जैसे भाई रविंद्र जी यहाँ पर सीसीएनए ढूंढ रहे थे भाई, अब 10 बंदे आए यहाँ पर, उन्होंने बोला कि सीसीएनए क्या कर रहे हो, सीसीएनए बूम पे नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ये पढ़ लो, पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो। बोले मैं सीसीएनए आता, बोलते नहीं पाइथन डिमांड में है, देख लो पैसा इतना मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना टिमकाना, रौनक शौनक है ना। तो इसने आपको मैनिपुलेट किया, आपकी रिक्वायरमेंट थी सीखने की, बट उसने आपको क्या करा, इंसान दूसरे इंसान ने आप पे कुछ ऐसा अटैक किया, अटैक नहीं किया, उसने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई पाइथन सीख, दूसरा पाइथन सीख, दूसरा पाइथन सीख। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार मैं। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है ये सिस्टम पे नहीं होता, किसमें होता है, इंसानों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, रविंद्र जी के पास एक ईमेल आया, अरे आपको आज के दिन में अमेजोन से अनलिमिटेड चीजें परचेज कर सकते हो एट जीरो कॉस्ट। एक ईमेल आया अमेजोन की तरफ से, इन्होंने खोल लिया वो ईमेल, इन्होंने देखा ना, इन्होंने देखा नाम भी अमेजोन का आ रहा है, फ्री भी दे रहे हैं, मैं तो खोल लिया वेबसाइट। जहां इन्होंने वेबसाइट खोली वहां पर ही कॉम्प्रोमाइज हो गए। वहां पर या तो इनके में मेलवेयर इंस्टॉल हो गया, या तो इनके सिस्टम अटैक करने में था। समझ रहे हो? आपने वो फाइल क्यों ओपन करी, क्योंकि आपको लगा ये अमेजोन की थी, तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, वो अमेजोन की तरफ से नहीं आया होगा सर। उन्होंने वो जो आपके सामने अमेजोन लिखा होगा ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अलग होगी, शायद से ए की जगह यहाँ पर जेड की जगह टू होगा, आपको दिखने में अमेजोन लग रहा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं, हमने अमेजोन लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा ये अमेजोन में AMA2 ऑन लिखा हुआ है .com। दिखने में तो लग रहा है ना अमेजोन लिखा होगा, यस। मतलब ध्यान से देखोगे तो आपको फर्क दिख जाएगा कि भाई हाँ इसमें फर्क है। ठीक है, क्योंकि लोगों में भाई ऐसे ही होते हैं, लोग फटाफट देखते हैं अमेजोन बम्पर प्राइस बहुत बढ़िया, इस फोटो को शेयर करो, माता रानी तुम्हें पास करवाएगी, सब शेयर कर रहे हैं, सबको पास करवा दिया मेलवेयर से। सही में माता रानी शेयर करवाएंगी, बोलो जय जगत माता की जय, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, 5 लोगों को शेयर करो, आपको एक बम्पर प्राइस फ्री। आप सभी ने किया होगा यार, मैंने भी बने पे किया था, मैं तो हूं नहीं, आप सभी ने किया होगा, आपने फोटो भी शेयर करोगे माता रानी वाली तो आईफोन मिलेगा, 5 लोगों को ये लिंक शेयर करो। तुमने सब लोगों को लंका लगा दी भाई अपने आईफोन के चक्कर में ना, तुमको मिला, ये करते हैं ना, अटैक कर रहे हैं, बच के रहना इनसे। समझ रहे हो ना, सभी ने किया, मैंने भी किया यार।
तो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है टारगेट को, ताकि वो क्या रिवील कर पाए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने बारे में। जैसे अमेजोन की तरफ से आया, इन्होंने बोला भाई क्या बोलते हैं, अमेजोन की तरफ से तुम्हें एक ईमेल आया रविंद्र जी को, रविंद्र जी ने ओपन किया कि भाई 5 लोग हैं वहां पर, सीधा ओपन क्लिक करने जैसे उन्होंने वो लिंक क्लिक किया, उसमें अमेजोन के पेज को दिखने में बिल्कुल हूबहू, बस जो ऊपर का लिंक है उसमें AMA2 ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने वहां पर अपना अमेजोन का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उन्होंने एंटर मारा, वो नया पेज खुला ही नहीं, इन्हें लगा क्या पता यार मेरा नेट स्लो चल रहा होगा, या चल छोड़ उल्लू बना दिया किसी ने, हटाया है सुबह सुबह। बट इन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड वहां पर डाला था, जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला उस अटैकर के सिस्टम पे वो इन्फॉर्मेशन चलेगी कि रविंद्र जी ने इससे ट्राई किया था अमेजोन पर लॉग इन करने का, दो वो फेक वेबसाइट थी। अब वो क्या करेगा, अब उसके पास इनका रविंद्र जी का ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया, अब रविंद्र जी की आंखें खुल गई, नींद खुल गई, तो सर ये तो हो चुका है। समझ रहे हो, हम तो सोचते कि वो पेज नहीं खुला, हटा यार बोर हो गया मैं, खत्म कर, नेट नहीं चल रहा है, या फिर क्या होता है उल्लू बना दिया किसी ने। बट आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली, ऐसे इंस्टाग्राम में भी होता है, आपके पास लिंक आते हैं, आप उस पे पेज में क्लिक करते हो, आपको वेब ब्राउजर मिल जाता है, वहां पे बोलता है इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए एंटर करो, आप अपनी वहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, नया कुछ पेज नहीं खुलता उसमें। अब भाई इंस्टाग्राम थोड़ी भेज रहा है आपको, इंस्टाग्राम भेजेगा तो इंस्टाग्राम की पूरी प्रोफाइल आएगी जो चल रहा है, उनको तो बस आपको दिखाने की, बस उनको एक पहलू दिखाना है कि भाई हम इंस्टाग्राम है, आप बस लॉग इन पासवर्ड डालो, दिखने में हूबहू सेम, बट जो लिंक का एड्रेस होगा वो चेंज होगा ऊपर जरूर 100%, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम के नाम से एक ही वेबसाइट होगी, वो इंस्टाग्राम ही होगी। उनका काम क्या होगा इंस्टाग्राम में, बस वो आई की जगह उसने यहाँ पर एन की जगह उसने कुछ भी कर दिया है इंस्टा में, जैसे ऐसे होता है ना, उसने यहाँ पर क्या कर दिया, या कुछ भी मान लो यार, ऐसे इतना दिमाग लगा नहीं पा रहे। तो देखो जब जी की जगह 9 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर आपने फटाफट फटाफट देखा नहीं आपने, अगर ध्यान से देखोगे कुछ चीजें इतने, तो ये चीज आपको लगेगी इंस्टाग्राम ही है, जो ऊपर नेम से करके हैज के पीछे जो नंबर आते हैं वो भी चेंज कर सकते नेम सेम करके मतलब, हैं, क्योंकि नंबर इंस्टाग्राम खोलते हैं तो नाम लिख के उसके पे हैज स्लैश लग के 2.2 वो इंस्टाग्राम के अंदर जो इंस्टाग्राम का सर्वर है उसके अंदर वो लोकेशन होती है, वो आगे का, इसीलिए आगे का देखना पड़ता है पूरा। इसमें पढ़ना है, यहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी सिक्योरिटी के बारे में कि भाई कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है उसके बाद जो, अगर ये सही वेबसाइट होगी, अगर Instagram.com एक ही बंदे की होगी, कभी कभार क्या होता है Instagram.com की जगह GU लिखा हुआ है, कभी Instagram.GU होगा ही नहीं कोई, डोमेन अलग है यार, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है हमारी, .com है, .in है, Instagram.in, समझ रहे हो। .GU थोड़ी खरीदी होगी इंस्टाग्राम ने, .com खरीदा होगा कॉमर्शियल, ठीक है। हैं। अब इसमें कैसे कैसे अटैक होते हैं, फिशिंग अटैक होते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। फिशिंग अटैक यानी आप, रविंद्र जी को जो ये फेक ईमेल आया, जो उनको लगा कि भाई कैसा है, लेजिटिमेट बिजनेस से आया, यानी अमेजोन से आया, किसी बैंक से आया, किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से आया, क्या पता NS3 एडू की तरफ से आया, समझ रहे हो। बट होता नहीं है वो क्या होती है, फ्रॉड वेबसाइट्स होती है, जो लगती है कि रियल वेबसाइट्स है, ठीक है। जिसमें यूजर यूजर करता है, यूजर वहां पर लॉगिन ट्राई करता है, लॉगिन करने की उस फेक वेबसाइट में, तो वो अपनी खुद इंफॉर्मेशन उन बंदों को दे रहा है। तो बड़े ध्यान से आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाला करो, बैंक का, फेसबुक का, चेक करा करो कि भाई 100% फेसबुक ही है, 100% इंस्टाग्राम ही है, 100% जो भी आपकी वेबसाइट करो वही वेबसाइट है या नहीं। कोई भी ऐसा लिंक आता है तो डायरेक्टली उस पर ओपन मत किया करो, ठीक है। अगर मैं कोई भी लिंक दूं तो यहाँ पर लिंक के साथ ना, वहां पर नीचे आपको दिखेगा तो वहां पर चीजें बनी हुई आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, आफ्टर क्लास दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिशिंग होती है, यानी फिशिंग में ना किसी एक टारगेट यूजर पे नहीं करते, मल्टीपल, आपका डेटा ना भाई ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, नवीन जी आपका डेटा नेट पे ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है, आपने ना चाहते हुए भी खुद डाला हुआ है। 10 ऐसी वेबसाइट पे आपने लॉग इन किया हुआ है, 10 ऐसी वेबसाइट में आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं नवीन हूँ, मेरी एज ये है, मेरा यहाँ पर मेरा फोन नंबर ये है, आपने बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस करी होंगी, वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहीं पर भी जाते हो आजकल आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड सब मांगते हैं ना, पासवर्ड तो नहीं मांगते, ईमेल आईडी मांगते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लीक हो पड़ी हुई होती है। देखो एक वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को,
आई हैव बीन पॉन्ड, ठीक है। ये वेबसाइट क्या करती है बॉस, ये बताती है कि आपका ईमेल एड्रेस कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं। ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है किसी डेटा ब्रीच में, बताएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अभी इस ईमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी ब्रीच नहीं हुई। जो डेटा लीक होती है ना, जो बोलते हैं कि डेटा लीक हो गया, ये फलाना टिमकाना हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। अब देखो मेरी एक ईमेल आईडी है, एक ईमेल आईडी मेरी ये भी है, देखना अब इसमें डिफरेंस देखना। वैसे ये भी हो रही थी, हाँ, ये भी ऐसे दिखा रहा है, पहले भी ऐसी होगी थी यार, ये इसमें हो रही थी। तो अगर आपकी ईमेल आईडी वो हो रही होगी, नवीन जी अपनी बताना ईमेल आईडी क्या है, स्पेलिंग बताना, सही है। शर्मा हम्म डॉट हम्म NS, एनएस हाँ, स्वस्ति मतलब @8 जीमेल, gmail.com। दूसरी वाली कौन सी है इनकी? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कर रहा टैग यार। तो इनकी ये वाली टैग भी, मतलब कि ये वेबसाइट है, इसके पास जिस डेटा ब्रीच, जो भी जहां से भी डेटा ब्रीच चेक कर रही होगी, ये वहां से चेक करके बता रही है, ठीक है। अरे नहीं ले रहा मैं तुम्हारे यार, यहाँ चेक करते हैं, वह देखते हैं। बहुत सारी आजकल नई नई वेबसाइट आ रही है, इनके पास टूल्स पड़े हुए तरीके, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिससे पता चल जाता है, ठीक है। पॉन्ट वेब, ये देखो इसमें पासवर्ड देखो, ये पासवर्ड लीक है, जैसे कि मैं कोई कॉमन पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड ही होते हैं। जैसे PASSWRD किसी ने पासवर्ड डाला है, क्या ये ऑलरेडी इनके पास जो डिक्शनरी होती है जिससे अटैक परफॉर्म कर पाते हैं, देखो दिस पासवर्ड हैज बीन सीन इन, इतने टाइम्स देखा हुआ ये पासवर्ड। तो बहुत कॉमन पासवर्ड है, किसी न किसी जो अटैकर होते हैं ना, जो ऐसे आपके उनको पासवर्ड पता नहीं होता, वो अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके पास एक डिक्शनरी होती है पासवर्ड्स की, इसमें जो कॉमनली यूज पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 1 से लेकर 0 तक कॉमन पासवर्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये चेक करते हैं कि ये पासवर्ड कॉमनली यूज पासवर्ड है नहीं, अरे ये भी है, देखो इतने टाइम यूज किया हुआ है। एक पासवर्ड में डाल रहा हूँ Mike@123, 48 टाइम्स ये पासवर्ड देखा गया है, ठीक है। बताना नवीन जी, अपना बताना पासवर्ड फेसबुक का। अरे सोशल इंजीनियरिंग, अरे नहीं, यही है सोशल इंजीनियरिंग। आपको, अब मैं तो आप मुझको बता रहे हो सर, बट अटैकर का आपको नहीं पता है, अटैकर मैं तो आपको लग रहा है यहाँ पर चेक करने के लिए डाल रहा हूँ, मुझे आपका पासवर्ड पता चल गया, आपने डाल दिया, बता दिया आंखें बंद करके, यार नहीं करना ना ऐसा, नहीं करना होता कभी किसी को। आपका पासवर्ड आप चेंज कर लोगे बाद में जाके, मानता हूँ क्लास खत्म हुई, मैं आपसे तेज हूँ, नीचे नीचे बैठे बैठे फटाफट कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो नहीं बताते पासवर्ड अपना कभी किसी को, चाहे कितना भी कोई इंपॉर्टेंट हो। घर वालों को छोड़ के, घर वाले को तो विश्वास कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, धोखा होगा देखी जाएगी, घर वाले तो घर वाले अपने, बाहर वालों को क्यों बताना। ईमेल आईडी भी नहीं ईमेल आईडी देने में कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही आप ना 2 3 ईमेल आईडी बनाया करो, एक ईमेल आईडी जो आप कॉमनली आप लोगों को दे सको, एक ईमेल आईडी जो आपकी प्रोफेशनल वर्क के लिए होती है, ज्यादा ईमेल आईडी नहीं, 1000 नहीं, 2 3 ही रखो। एक ऐसी जगह पर जहां पर आपकी, जैसे आपको एक अमेजोन में सर्विस ले रहे हो, वहां पर उनके लिए अलग ईमेल आईडी, जो आपकी प्रोफेशनल, जैसे आपकी जो लिंक्डइन की है, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन है, तो अपनी ऐसी चला, एक बना को तो भाई वो आप हर जगह यूज करोगे तो वो तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्लियर है। एक होती है स्पेयर फिशिंग, सेम है फिशिंग, यानी मेल्स भेजेंगे, बट अब यहाँ पर वो रैंडमली किसी को नहीं, ऐसे नहीं, इनका ना स्पेसिफिक टारगेटेड होता है, यानी जो फिशिंग था वो तो उनके पास बहुत सारा डेटा है, हजारों ईमेल आईडी पड़ी है, लाखों ईमेल आईडी पड़ी है, सबको भेज रहे हैं। एक होता है भाई सिर्फ उन्हीं को भेजना है, मोर टारगेटेड, मुझे ऐसे बच्चों को भेजना है कि जो 18 से लेकर 26 साल की उम्र के बीच में है, जो उनके डेटा है, या मैं सिर्फ दिल्ली के जो लोग हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनकी ईमेल आईडी को भेजना चाहता हूँ मैं। दिस इज मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग। ये फिशिंग में कहता है किसी को भी भेज दो, जो फंस गया फंस गया। स्पेयर फिशिंग में होता है स्पेसिफिक लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग, रैंडमली नहीं, हाँ रैंडमली है, बट इसका टारगेट विजन है।
या तो एज वाइज या तो कैटेगरी वाइज, HCL के जितने भी लोग हैं सबको भेजेंगे। ये नहीं देख रहा छोटा है बड़ा है, कोई भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, गार्ड तो गार्ड, बॉस तो बॉस, सबको। ठीक है, मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग है। एक होता है वेलिंग, वेलिंग होता है, ये भी फिशिंग का ही फॉर्म है। फिशिंग यानी मेल्स आ रहे होंगे आपको फेक फेक, बट जो उसका टारगेट होगा वो कौन होते हैं? हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल, मिनिस्टर्स, फिल्म स्टार्स, कंपनी के मालिक, हाई प्रोफाइल लोग, क्योंकि इनको टारगेट करो तो इनसे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। पैसा है इन लोगों को, पता नाम है, शोहरत है भाई। इनका जो डेटा है, अगर इनके पास कोई ऐसा डेटा मिल गया क्रिटिकल जो ओपनली नहीं चाहते हो, तो भाई ये तो पैसे देने के लिए भी रेडी है। तो गलत मत सोचना भाई, मत करना। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। एक होती है विशिंग, जो फोन के थ्रू आपको फोन आते हैं ना कि सर ये कर लो, ये खरीद लो, ये भी तो क्या है? विशिंग ही। मैं अमेजोन से बात कर रहा हूँ सर, नहीं मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आपका ओटीपी, आपका बैंक बंद करने वाला, अकाउंट बंद करने वाले हैं, आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर कर दीजिएगा। ओटीपी शेयर कर दिया, बैंक से पैसे कट गए। ये फोन के थ्रू जो आपको ऐसे उल्लू बनाया जाता है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा बताओ वीडियो कॉल वाला क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो वीडियो कॉल में? जैसे एक बार वीडियो कॉल आ जाती है ना, तो फिर वो पता नहीं फेस कैसे का ट्रैक करके वीडियो बना के भेजते थे, ब्लैकमेल करते हैं। देखो ये आजकल यार वो कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई। मैंने बोला आपने वीडियो ना भी बनाई हो ना, ऐसे टूल्स है, ये आपके पास फोटो चाहिए और एग्जैक्टली ऐसी वीडियो बना देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये वीडियो बनाई हुई है। आपको लगेगा भाई रवि ये क्या कर रहा, तू क्या कर रहा है ये, बट वो बनाई हुई होती है। और ये टूल्स भी, ये देखो, वो तो कहीं ना कहीं आपने किसी को वीडियो कॉल करी होगी या फिर आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, जो डेटा आपने किसी से ग्रैब हो गया हो। मत ट्राई करो अननोन नंबर से यार, मैं खुद नहीं उठाता भाई। किसके पास आई है बताना, आप तक क्या बताना है, सुनना चाहूंगा मैं। स्मिशिंग, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो रविंद्र जी के पास आई है क्या? सर बहुत सारी आ गई है सर। नहीं, ठीक है भाई, कुछ भी दिमाग नहीं पता इंसान का कहाँ पहुंच गया है। हम उस हद तक सोच नहीं पाए अभी। वो बंदे सोच, क्योंकि यार सोचने में डरते हैं। हमारी एक बाउंड्री है जो हमने सबने बना रखी है, उन बंदों की बाउंड्री नहीं होती यार। उनको ये नहीं होता कि सामने वाला कितना गरीब है अमीर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कोई दया नहीं होती उनके अंदर। अगर दया होती तो वो आप लोगों को ब्लैकमेल नहीं करते, पैसे नहीं मारते कि यार चल छोड़, अपने जैसे ही बंदा, अपने पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। उसके पास है तो मेहनत से कमाए हुए पैसे उसके। नहीं सोचता, बाउंड्री रख दी तो वहीं पर आप खुद पे अटैक हो गया, वो पैसे कैसे कमाएगा बंदा? क्रेडिट कार्ड कंपनी से पैसे लिए तो उसने। कोई इतने रुपए ट्रांसफर करोगे तो आपको नहीं मिल जाएगी। उसने लोग लोग में कर दिए 1 लाख रुपए। गरीब बंदा था बेचारा। दादा देखो ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ गरीब बंदे के पास 1 लाख रुपए है, मैं समझ लूँ 1 लाख रुपए देने के लिए इतना, नहीं नहीं दादा नहीं। मैं गरीब गरीब की बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये, मैं भी तो बोल रहा हूँ उनको मतलब नहीं होता। उसने बोला कि क्या गरीब जब 1 लाख रुपए दे रहा है ये मेरे को। भाई कोई गरीब आजकल 1 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं है भाई, साफ सीधी बात। हम्म। तुझे पहले मना कर देना होता है, तेज से बात कर। हाँ बिल्कुल यार, कोई तो 2300 भी गए तुमने तो क्या बताया। कुछ लोग तो पागल बन जाते हैं जान बूझ के। ये शरीफ होते हैं ना, वो सोचते नहीं है उनको। एक थी अभी व्हाट्सएप पर कॉल आई थी, वो 5 लाख का करते हैं, 5 लाख रुपए लोन कर जिस घर में खाती थी उसी दिन उस अगले दिन थी तब वो रख रखे थे सारे दिन। वो उनका कोई रिलेटिव अमेरिका में रहता था, तो बोले कि ये बहुत ज्यादा बीमार है। अरे मेरे साथ, अरे मैं बोल रहा हूँ अभी तो हुआ है ऐसे मेरे साथ, मेरे किसी नोन के पास फोन गया मेरे नाम से ही, कि सुमित दोस्तों क्या मेरा नाम बन के आया कि भाई अंकल मैं थाने में हूँ, दोस्तों के साथ मुझे पकड़ लिया है, थोड़े 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। अंकल ने सीधा मम्मी को फोन किया, मम्मी बोल रही भाई ये तो लेटा पड़ा है अंदर। फ्राइडे को देता, अभी हुआ ही रिसेंटली, अभी। भाई इट्स ऑल अबाउट कि भाई इंफॉर्मेशन भेजो, अपने माँ बाप को भेजो। सबसे पहले हमारे माँ बाप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। मम्मी कभी किसी मेरे नाम से कभी फोन आया कि मेरे को ये हो गया फलाना हो गया है, पहले कुछ भी आंखें विश्वास करने से पहले एक बार मेरे को फोन करो, नहीं लग रहा है मेरे दोस्त को फोन करो। क्योंकि आजकल लोग ना इसे भावुक मना के ही करते हैं। अरे स्टार्ट इन्होंने ऐसे किया था कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, बैंक अकाउंट। बहुत सारे एबीपी न्यूज के मतलब न्यूज चैनल के एंकर भी फंसे हुए थे इसमें।
वो बैठे हुए उनके पास आया एक मेल आया कि भाई आपका अकाउंट आज बंद हो जाएगा, अब कल सैलरी आनी है, तुम्हारे पास आज ही आ गया, तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, एक ओटीपी आएगा, तुम्हारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। लो, क्या कहा? तो उनको पता है, उनके पास में रिकॉग्निशंस किया हुआ उन्होंने, यार उनके पास तुम्हारा डेटा है, इंफॉर्मेशन निकाली हुई है तुम्हारी, कब सैलरी आती है, कब बाहर निकलते हो, क्या पसंद है, क्या पहनते हो, कौन हो आप, सब पता होगा उन्हें। सब तो नहीं बट इतनी इंफॉर्मेशन पता होगी कि आपको लगे कि भाई हाँ ये सही यूजर है। आप बाहर जा रहे क्यों, आपके घर पे फोन आ गया तुरंत कि भाई रविंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया, घर वाले तो एक बार हक्का पक्का हो जाएंगे, हाथ से फोन गिर जाएगा, कहाँ हो क्या हो, बोलेगा आंटी यहीं पर अभी लतमस बैठा हुआ है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, एम्बुलेंस बनानी है, घर वाले कैसे भी करके आप पैसे भिजवा दो बस अभी, फिर बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले एम्बुलेंस पहुंचाना जरूरी है, लोग भावुक हो गए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दो, घर पे बताओ, शर्माने की बात नहीं है, सतर्क रहो। और भाई मैं बोल रहा हूँ सतर्क होने के, सिक्योरिटी इज नथिंग, सतर्क रहने के बाद भी कट जाता है यार, बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन कम से कम चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी कम होगी कि हम कम से कम कटे। उन बंदों के पास एक एक्सप्लॉइट नहीं है, हजारों एक्सप्लॉइट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीका नहीं है मैनिपुलेट करने का, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे गिराना है, कैसे समझाना है, क्या करना है। ठीक है, चलो। एक होता है स्मिशिंग, क्या होता है जो आपके थ्रू ऐसे, अब ये तो ईमेल के थ्रू, ये फिशिंग मैसेज तो ईमेल के थ्रू आते हैं, आपके फोन पे भी मैसेज आते थे, मोटापा घटाएं, ये करें, फलाना करें, ढिमकाना करें, समझ रहे हो? तो क्या पता जो अटैकर हो आपको एसएमएस के द्वारा आपको वो कर रहा हो, ऐसे मैसेज भेज रहा हो कि ये लिंक मोटापा घटा है, मेरी वेबसाइट में जाओ, आप वेबसाइट में गए, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला। अधिकतर क्या होता है, हम सब लोग ने सेम यूजर, यूजर अकाउंट तो कुछ भी हो, हम पासवर्ड सेम रखते हैं अपने हर अकाउंट के, अधिकतर अकाउंट्स के। आपने एक जगह पे एक कॉमन पासवर्ड डाल दिया, उसके पास आपकी 5 अकाउंट्स की और इन्फॉर्मेशन थी, उसने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल कर लिया है लोग, हिट एंड ट्रायल समझ रहे हो, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, एक जगह चलेगा, चल भी सकता है क्या पता। ठीक है, एक होता है वाटर होलिंग, होलिंग, इसमें क्या होता है, आप ना जो, जैसे कि मैं मानता हूँ अमेजोन की वेबसाइट है, अब किसी ने इसी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सच्ची में कॉम्प्रोमाइज कर लिया अमेजोन की वेबसाइट, मैंने बोला ना हर सिस्टम पे कोई वल्नरेबिलिटी होती है, अब तो इस बार अटैकर ने अमेजोन को ही घेर लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट को उसने डाउन नहीं किया, इसकी वेबसाइट में एक छोटा सा लिंक लगा दिया कोने में, 5 रुपए की पेन ड्राइव, छोटा सा लिंक, और आप किसी ने, जिसने ध्यान दिया, 5 रुपए की पेन ड्राइव, ओपन किया लिंक, जैसे क्लिक किया तो अमेजोन जैसी दिखने वाली एक दूसरी वेबसाइट में ले गया वो, क्योंकि आपको अमेजोन वेबसाइट के अंदर ये लिंक मिला था, तो आपको लगेगा जो नई वेबसाइट खुल रही है, आप लिंक नहीं चेक करोगे ऊपर वाला, जो आपकी यूआरएल पे लिंक होता है ना, वो चेक नहीं करोगे, समझो इस चीज को। आपको लगा अमेजोन के द्वारा मैंने क्लिक किया तो अमेजोन का पूरा हूबहू दिखने वाला पेज दिखा, बट वो लिंक किसी और वेबसाइट का था। आपने वहां पर गया, ऑर्डर प्लेस किया, उसने बोला 5 रुपए की पेन ड्राइव तभी मिलेगी जब आप हमारे अकाउंट में, अपने अमेजोन के अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए डिपॉजिट कराओगे, तो ये अकाउंट, ये पैसे आपके इसमें रहेंगे। आपने गए डिपॉजिट करने के लिए, सोचे कि हाँ मेरा कुछ नहीं हुआ भाई, वो पैसे उसके पास गए, खत्म। क्लियर है? तो एक वाटर होलिंग क्या होती है, एक अटैकर कॉम्प्रोमाइज करता है एक रियल, एक ऐसी वेबसाइट जो टारगेट फ्रीक्वेंटली विजिट करता है। ठीक है, उसी वेबसाइट में एक मैलिशियस लिंक प्लेस करता है ताकि टारगेट उसको ट्रस्ट कर पाए, तो वो, ताकि आप हेजिटेट ना कर पाओ कि भाई आपको पता है अमेजोन के अंदर जो लिंक आ रहा है, ये आपने देख लिया, आपने यूआरएल भी देख लिया amazon.com, सही है, आपने उसमें लिंक क्लिक किया, ऐसी वेबसाइट में गए, लिंक क्लिक करने के बाद 100% एक ऐसी वेबसाइट में जाओगे जो अमेजोन नहीं होगी, वो यूआरएल से ही पता चल जाएगा आपको, बट हम यूआरएल देखते ही नहीं है, अगर इतना ध्यान देने लग जाए तो हमारी जिंदगी बोर हो जाएगी यार, मजा नहीं आएगा नेट चलाने में, समझ रहे हो? कभी आपने फोकस किया कि अमेजोन का जो दूसरा पेज खुलता है कि उसका लिंक क्या होगा, पेज देखते हो कि पेज दिखने में सेम है, हाँ अमेजोन के नाम भी अमेजोन लिखा हुआ है, ऑफर भी वही चल रहे हैं, टेक्स्ट भी देखने में हूबहू से। ठीक है, एक होता है टेल गेटिंग, टेल गेटिंग क्या होता है, जिसमें आप, एक अटैकर एक ऐसे एरिया में घुस जाता है जहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, जो सिर्फ कैसे हो, सिक्योरली, जैसे आप मानते हो मेरा ऑफिस है, एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, इसमें जब भी आप आते हो, आपने देखा होगा हम पंचिंग करना पड़ता है, मानने से मुझे उस रूम में जाना होगा, मुझे पंचिंग करना पड़ेगा ना, तभी मैं गेट खोल पाऊंगा, मानते हो? NS3 में देखा होगा आपने करते हुए। अब सर क्या हुआ, मैं मानता हूँ कि, सुनना, रवि जी को एक्सेस मिला हुआ उस रूम का, पंचिंग करेंगे वो गेट खुलेगा, तभी वो जाएंगे, वो गेट फिर अपना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। अब रवि ने जब पंचिंग किया, तब सुमित सर ऐसा अटैक करते, सुमित सर को एक्सेस था उस रूम का, इन्होंने गेट खोला, थोड़ा सेकंड तो लगती है ना गेट बंद होने में,
जैसे रवि जी घुसे इतने में ये भी घुस गया इसके अंदर बिना पंचिंग किए। तो मैं तो रिस्ट्रिक्टेड था, मैं तो अलाउ नहीं था क्योंकि मेरे पास थंबप्रिंट वहां पर अलाउ था ही नहीं मेरा उसके अंदर। बट रवि जी के पीछे पीछे चुपचाप मैं निकल गया, रवि जी को पता भी चला कि रवि जी की जस्ट पीछे सुमित सर है। दिस इज नोन एज टेल गेटिंग। मेट्रो में क्या होगा आपने यार कभी टोकन एक ने डाला 2 बंदे निकल गए, मैंने तो किया है। अटैक मत मानना, बचपन में ऐसा बोल जाता हूँ, अब तो पैसा लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा हमारे पे। ये इतने बड़े हो गए तो मैं भी बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ। समझो इस चीज को, दिस इज नोन एज टेल गेटिंग। था कि एंट्री किसी और की, बट 2 बंदे घुस गए, जो पीछे वाला बंदा था आगे वाले बंदे को पता नहीं कि पीछे कौन घुस रहा है। जो पीछे होगा वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होगा, समझ रहे हो, उसको अलाउ हो, उसको तो अलाउ था ही नहीं, तो उसके पास टोकन था ही नहीं, तो कैसे एंटर खुद कर देगा मेट्रो में, नहीं करना चाहिए। तो मेट्रो के पर्सपेक्टिव से बताया होगा, ये भी टेल गेटिंग ही, ये भी टेल गेटिंग ही होता है। यानी आपको मना किया था बट आप एक साथ एक ऐसे बंदे के पीछे चले गए जो अलाउड था उस जगह में जाने के लिए, उस बंदे को ना पता हो, क्या पता पता भी हो, क्या पता ना भी पता हो। अगर पता होगा, मैं मानता हूँ सर्वर्स होते हैं हमारे, सिर्फ सर्वर जो हमारा नेटवर्क इंजीनियर होगा या फिर जिसको अलाउ होगा वही जा सकता है उस रूम के अंदर। चुपचाप से कोई और घुस गया तो नाम तो उस बंदे पे आने वाला है जो जिसकी जिसकी लास्ट एंट्री होगी वहां पर। डन है, समझ में आया टेल गेटिंग? यस सर। नींद अब थोड़ी सी उड़ गई है, वैसे बेटर फील हो रहा है कि सर हम सब अटैक्स, इतने सारे अटैक हम पे हो चुके हैं। क्लियर है? ऐसे ही है एक पासवर्ड रिलेटेड अटैक्स। अभी तो आपने समझ में आ गया होगा भाई क्या क्या होता है डॉस अटैक, क्या होता है मैन इन द मिडल अटैक, क्या होता है अपना ये आर्क पॉइजनिंग। भाई सारे अटैक्स के बारे में यहाँ पर अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, बट बताया जा रहा है कि ऐसे अटैक्स नेटवर्क में हो रहे हैं, समझ रहे हो। अब होता है पासवर्ड रिलेटेड अटैक्स, कि भाई पासवर्ड से रिलेटेड अटैक कौन कौन से हो सकते हैं। देखो मोस्ट सिस्टम जो होते हैं, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट ले लो, चाहे मेरा ये पासवर्ड ले लो, चाहे आपका मोबाइल फोन ले लो, आपने इसमें पासवर्ड डाल रखे होते हैं। अब किसी को आपको इसके सिस्टम सिस्टम में घुसना है तो पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड रिलेटेड अटैक्स कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखो मोस्ट सिस्टम को यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ताकि वो ऑथेंटिकेट कर पाए यूजर को। जिसको पासवर्ड और यूजर नेम पता होगा तभी वो सिस्टम में घुस पाएगा। यानी फेसबुक अकाउंट अगर रविंद्र जी का है तो इनको यूजर नेम भी पता होना चाहिए और पासवर्ड भी पता होना चाहिए, तभी मैं इनका अकाउंट यूज कर पाऊंगा। किसी को मेरा लैपटॉप चलाना है तो मेरे लैपटॉप का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पता होना चाहिए तभी चला पाएगा वो, है ना। ठीक है, अब इसमें आता है कि देखो यूजर नेम इज ऑफनली सिंपल और ये इजी टू गेस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो पासवर्ड होता है वो हमारा सिक्योर होना चाहिए, यानी इजी नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। तीसरा क्रैक हो सकता है, ठीक है। अगर इजी होगा तो क्रैक हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा तो क्रैक हो सकता है बट बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। गेसिंग का मतलब भी होता है उसमें। देखो अटैकर ना एक पासवर्ड लर्न करने के बहुत सारे तरीके यूज कर सकता है, मल्टीपल मेथड। एक तरीका सबने कॉमन ट्राई किया होगा गेसिंग। किसी की गर्लफ्रेंड होगी भाई तुम में से, भाई उसका अकाउंट का पासवर्ड तुमने दिया नहीं होगा, तुमने ट्राई किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए नहीं है, दूसरा होगा आई लव यू बेबी, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। सबने ट्राई किया होगा, होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो। नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने क्या पता रविंद्र जी ने रवि जी का किया हो, रवि जी ने रविंद्र जी का पासवर्ड ट्राई किया हो। नवीन जी ने सबको ट्राई किया हो, सुमित से का भी ट्राई कर लेते हैं, गेस करते हैं आज। गेस तो सब करते हैं, यस सर। गेस क्यों कर पाते हैं उसकी हाल चाल भाव से। क्या पता इसने अपना नंबर डाला हुआ हो, समझ रहे हो, क्या पता इन्होंने नवीन 1 2 3 1 2 4 डाला हो, कुछ भी। तो ये गेसिंग भी हो सकता है। एक होता है डिक्शनरी अटैक। बहुत सारे हम जैसे मैंने बताया ना वर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, एक पेज है उसमें मोस्टली कॉमनली यूज पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पासवर्ड ही है। पासवर्ड फिर अगला पासवर्ड की पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो एक कॉमनली यूज पासवर्ड की इंफॉर्मेशन ना इंटरनेट में अवेलेबल है पहले से, जो अधिकतर लोग कॉमनली यूज करते थे। तो हम क्या करते हैं, वो नेट से वो डिक्शनरी उठाई, ओपनली मिल जाएगी आपको वर्ड लिस्ट। वो आपने अगर आप एक एक प्रोग्राम चला दिया कि वो अपने आप वो हर पासवर्ड यहाँ से उठाए और ट्राई करता रहे, हर पासवर्ड उठाए वहां से ट्राई करता रहे। या तो आप मैनुअली आप देख रहे हो, पहला पासवर्ड ट्राई किया ठीक है नहीं चला, दूसरा पासवर्ड ट्राई किया डिक्शनरी में नहीं चला, तीसरा पासवर्ड ट्राई किया नहीं चला, चौथा ट्राई किया चौथा चल गया, क्या पता चल जाए। तो बहुत सारी डिक्शनरी अटैक यानी पहले से ही हमारे कॉमनली यूज पासवर्ड है, जो पहले या तो किसी अटैक में कॉम्प्रोमाइज हो गए होंगे, जो पता चल गए होंगे, तो वो नेट में अवेलेबल होते हैं। तो अटैकर इसी वर्ड लिस्ट को उठा के वो अटेम्प्ट कर रहा होता है, क्या पता इनमें से एक पासवर्ड निकल जाए।
और एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें मेरा पासवर्ड 8 कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर का है। अब ये 4 कैरेक्टर से ना कुछ देखो, या तो 1 2 3 4, या तो उसने ABCD इन्हीं वर्ड से कुछ बनाया होगा। तो वो क्या करते हैं, हर एक यहाँ पर ना हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। वो बंदा ट्राई नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक मशीन होगी, वो यहाँ पर हर एक जितनी भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 4 कैरेक्टर में, वो सब ट्राई कर रही होती है, कितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जितने भी। तो भाई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में निकल जाए, टाइम लगेगा। 5 महीने, 6 महीने, 2 साल, 10 साल, 15 साल लग सकते हैं, माइली बोले नहीं सकते, बट क्रैक हो सकता है ये ब्रूट फोर्स से, क्योंकि उसमें सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने में बैठेगा तो टाइम लगेगा, बट इन्हीं कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन हमारा होगा जो पासवर्ड होगा। ऐसे अगर आपके तो 4 कैरेक्टर तो इजी होते हैं, इसलिए बोलते हैं आजकल क्या, मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, कि 8 कैरेक्टर को ट्राई करने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, बहुत सारे, अरबों खरबों तरबों जो भी बोलते हैं आगे तक। तो जब तक वो ट्राई कर रहा है तब तक तो भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इतने में कोई बैठा हुआ नहीं होता भाई, इतना टाइम कौन नहीं दे रहा होता। ठीक है, क्लियर है। यस तो देखो, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो आपके एटलीस्ट क्या बोलते हैं, एटलीस्ट आपके 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। 8 से ज्यादा होगा तो बढ़िया, 8 से नीचे होगा तो खराब है। वो लो वीक पासवर्ड बोल देते हैं आजकल, तो डालते भी, अलाउ भी नहीं करते 8 पासवर्ड से कम पासवर्ड। ठीक है, जो आपका पासवर्ड होना चाहिए तो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें कुछ अपर केस और कुछ लोअर केस के कैरेक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A, फिर B कैपिटल, फिर C स्मॉल, D कैपिटल, 1 2 3। ठीक है, अब ये डिफिकल्ट हो गया, अगर मैं सिंपली ABCD, किसी का पासवर्ड था क्या तुम में से, तुम बता रहे हो ना, तो इसमें क्या होगा बॉस, यहाँ पर आप देखो, अब ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना इजी है, बट ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि A स्मॉल है, फिर B कैपिटल है, B कैपिटल ही मांगता है अपने को यहाँ पर, यस फिर C स्मॉल है, फिर D कैपिटल ही मांगता है अपने को यहाँ पर। तो ये कॉम्बिनेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा क्रैक करने में। ठीक है, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस और लोअर केस होने चाहिए, उसमें मिक्सचर ऑफ लेटर और नंबर, यानी देखो लेटर भी और नंबर भी है, और एटलीस्ट इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए यहाँ पर लिखे हुए, तो मैंने आखिरी में डॉलर लगा दिया है, अभी और डिफिकल्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रेगुलरली इसे चेंज करना मांगता है, हर 3 महीने में। आप मानो कि आपको जितने भी अकाउंट के पासवर्ड है सब हर 3 महीने बाद चेंज करते रहो फॉर सिक्योरिटी, किसी को बिना बताए, अपनी हैबिट बनाओ। चलो चलो, हर 6 महीने में, हर साल में एक नया बार ट्राई करते रहा करो, क्या पता आपको कोई अटैक कर रहा हो, आप जब बड़ी कंपनी में पहुंच जाओगे, रेपुटेटिव इंसान बन जाओगे, सक्सेस आ रखी है, तब आप पे लोग अटैक करना चाहेंगे, ताकि आपको मैनिपुलेट कर पाए, या तो आपसे ब्लैकमेल कर पाए, या तो पैसे निकाल पाए। अटैकर्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक ही पासवर्ड सालों साल चला रहे हो, तो क्या पता वो पासवर्ड कहीं आपके मुंह से निकल गया, आपकी बातों से पता चल गया कि आपका ये पासवर्ड भी हो सकता है, आपकी सोच से, समझ रहे हो, कि बातों करने के तरीके से भी इंसान की सोच के बारे में पता चल जाता है। और जो अटैकर होते हैं ना, ये नॉर्मल, हम इनका दिमाग चल रहा होता है यार, अच्छे से चल रहा होता है। इनका होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि इसकी सोच कहाँ तक जा सकती है, ताकि मैं और एक्यूरेट हिट मार पाऊँ। क्लियर। क्या पता आपको फुटबॉल खेलना इतना पसंद है, तो मुझे पता है कि अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो जब आप पासवर्ड डालने जा रहे होंगे, तो आप क्या पता फुटबॉल से रिलेटेड पासवर्ड डालो। क्लियर है, तो ये सब चीजें होती है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। यस इसीलिए हम यहाँ पर, क्या आपने मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखा होगा यार, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझ रहे हो क्या होता है। अरे जीमेल में आजकल आता है कि आपको पासवर्ड के साथ आपके फोन पे एक वो भी आएगा नंबर, ट्राई किया कभी किसी ने। यस क्या होता है उसमें, एप्लीकेशन करने के लिए हाँ, कि इन्होंने जीमेल से लॉगिन, मेरे लैपटॉप से हमने जीमेल लॉगिन किया, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, इन्हें पासवर्ड तो इन्हें पता ही था, क्योंकि ये रियल यूजर थे, बट इन्होंने डबल ऑथेंटिकेशन डाली हुई। क्या ऑथेंटिकेशन में डाला हुआ है, पुरानी पड़ी तो काट दी तो वो तो टाइम का और क्लासेस को
डन है? चलो अब देखो बॉस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ने बताया ना क्या होता है। पासवर्ड डाल दिया बट इनके पास अभी भी जीमेल का एक्सेस नहीं मिलेगा। इनके फोन पे एक वो आएगा, लिंक आएगा, एक नंबर बोलेंगे सिलेक्ट करने के लिए। मान नंबर बोला होगा, जो आपके फोन पे नंबर बताया वही आपको अपने स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेट कर दिया, यानी एक फैक्टर, यानी सिर्फ सिंपल पासवर्ड पे इन्होंने भरोसा नहीं किया। जीमेल ने सिक्योर करने के लिए आपसे पूछते हैं कि आपको मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलाउ करना है नहीं करना, ताकि आपका जीमेल कोई भी रैंडमली एक्सेस ना कर पाए। पासवर्ड ब्रेक करने के बाद भी आपके फोन में तुरंत लिंक आ जाएगा कि कोई एक्सेस कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि एक नंबर दे देंगे, ये नंबर। हाँ समझ रहे हो? तो मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन में तीन चीजें होती है। वो तीन चीजें कैसे? मल्टीपल फैक्टर यानी अब एक फैक्टर पे नहीं है, नॉर्मल पासवर्ड पे और भी फैक्टर ये है ऑथेंटिकेट करने के लिए कि भाई यही यूजर है। वो कौन कौन से है? समथिंग दैट यू नो, जैसे कि आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड तो पता होना चाहिए ना, जो आपको पता था। तो मल्टीपल फैक्टर में एक फैक्टर क्या हो सकता है? समथिंग दैट यू नो, जो आपको पता है, यूजर नेम और पासवर्ड। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है आपका? समथिंग दैट यू हैव, जैसा आपका फोन। आपने दूसरा फैक्टर क्या बोला? आपने पासवर्ड तो बता दिया, अब आपके पास आपका फोन हमेशा रहता है, आपको पता है। तो आपके पास जो, जैसे इनके फोन पे क्या आया था, ओटीपी, या तो ओटीपी आए, एक फैक्टर, या तो पासवर्ड बता दिया उसके बाद या तो ओटीपी आए, या तो वो नंबर सेलेक्ट करे, या तो इनके पास कोई बैज होना चाहिए। बैज एज इन जीमेल से रिलेट मत करो, मैं बता रहा हूँ समथिंग दैट यू हैव। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी है अपने एनएस3 की, उसमें पहले मेरा फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, फिर मुझे बैक से स्कैन भी करना हो सकता है। दो फैक्टर के बाद ही मैं अलाउ होऊंगा उस गेट में घुसने के लिए। अगर इनमें से एक भी फैक्टर नहीं होगा तो मैं अलाउ नहीं होऊंगा उस रूम में घुसने के लिए, मानते हैं? क्लियर है? तो समथिंग दैट यू हैव यानी या तो आपका फोन, या तो कोई बैज, या तो कोई स्कैन करने के लिए कोई डिवाइस। ठीक है, दो फैक्टर तो दिख गए, समथिंग दैट यू नो यानी पासवर्ड वाला, समथिंग दैट यू हैव यानी कोई आपके पास जो चीजें से आप ऑथेंटिकेट करा पाओ, और समथिंग दैट यू आर यानी बायोमेट्रिक। कुछ कुछ सिस्टम में क्या होता है, हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट डालते हैं, ये तो क्या है? बायोमेट्रिक है। मेरा फिंगरप्रिंट सिर्फ मेरा ही है, ये विश्व में कभी किसी के पास नहीं होगा। मेरी आंखों का स्कैन सिर्फ मेरा ही रेटिना स्कैन है, किसी और की आंखों का स्कैन मेरे से मैच नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये तीन फैक्टर है जिसको लेके हम मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेट करवाते हैं। या तो आप इनमें से कोई भी दो चुन लो, या तो ये दो चुन लो, या तो ये, या तो ये चुन लो, जो भी आपकी कंपनी को लगता है मल्टीपल फैक्टर में। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती है, समथिंग दैट यू नो, समथिंग दैट यू हैव, समथिंग दैट यू आर। ठीक है, रिक्वायरिंग मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या होता है? आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है अच्छे से। क्लियर है? अब आता है, इतना क्लियर है फंडामेंटल में? अब ऐसे ही ना हमारे पास एक सर्वर भी होता है, ट्रिपल ए सर्वर। हमारे नेटवर्क में ना हम ट्रिपल ए सर्वर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अब जैसे सर देखो, राउटर है आपका, स्विच है, हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालते थे इसी के अंदर। अब आपने वो यूज एसएसएच करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड राउटर पर डालते थे ना, हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रिपल ए सर्वर बनाया। ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है? ये ट्रिपल ए सर्वर में बेसिकली होगा, आपने यूजर नेम और पासवर्ड यहीं पर एंट्री करवा रखी है डेटाबेस में इसके अंदर। तो जब भी कोई यूजर ट्राई कर रहा होगा लॉगिन करने के लिए इस राउटर के एसएसएच से, तो वो पहले चेक करेगा कि ट्रिपल ए सर्वर ने यहाँ पर ये यूजर नेम और पासवर्ड है, होगा तभी ये ऑथेंटिकेट हो पाएगा, नहीं होगा तो ये अलाउ नहीं होगा। तो यानी अब हमने इस राउटर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, हमने एक सर्वर ही बना दिया इन चीजों को करने के लिए। तो ट्रिपल ए यानी सुनो, ट्रिपल ए यहाँ पे लिखा हुआ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन यानी जब आप लॉगिन डालते हो ना किसी में, कि ravindra@facebook.com, पासवर्ड फलाना ढिमकाना जो भी है इनका, ऑथेंटिकेशन दिया इन्होंने कि भाई मैं हूं रविंद्र जी और मेरा पासवर्ड है, मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। ऑथराइजेशन, अब लॉगिन करने के बाद रविंद्र जी क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो है ऑथराइजेशन। इन अकाउंटिंग यानी जो भी चीजें कर रहे हैं वो सब चीजें ट्रैक हो रही है उनके। एक जगह पे रविंद्र जी ने ये सर्च किया, रविंद्र जी फिर ये कर रहे हैं, इन्होंने ये क्लिक किया, ये साइन इन किया, ये खरीदा, ट्रैकिंग। तो ये तीन चीजें हमारी कौन करता है? ट्रिपल ए सर्वर। ध्यान भी रखिएगा, कौन यूजर, जो यूजर ऑथराइज, जो बंदा ऑथराइजेशन है वही एक्सेस कर पाए। उसके बाद वो यही डिसाइड करेगा कि वो यूजर पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, यानी ऑथराइजेशन, क्या क्या उसके अंडर परमिशन दे रखी है हमने। ठीक है, और अकाउंटिंग यानी जो वो यूजर कर रहा है उसको हम उसका रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे हैं कि ये इसने लास्ट टाइम तब लॉगिन किया था, लॉग आउट तब हुआ था, इसके बीच में इसने ये किया होगा।
ठीक है, तो ये ट्रिपल एस सर्वर से हम करवा पाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन समझ में आ गया, लॉगिन प्रोसेस जो होती है आपकी। ऑथराइजेशन यानी परमिशन जो देते हैं कि क्या क्या रविंद्र जी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रांटिंग यूजर एक्सेस की भाई कौन कौन सी फाइल एक्सेस रविंद्र जी कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते, दैट इज ऑथराइजेशन। और अकाउंटिंग यानी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द यूजर एक्टिविटी, जो ये यूजर है जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं सिस्टम में, वो उनका ट्रैक हो रहा है, उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये इन्होंने ये चीजें करी। कोई फाइल नेम चेंज करी तो उसका भी ट्रैक हो गया, रविंद्र जी ने एक फाइल थी फाइल 1 को नाम चेंज करके फाइल 2 कर लिया, तो इसका भी ट्रैक हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली। आप नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक ट्रिपल सर्वर करवा रहा है। क्लियर है? Yes. तो देखो हमारे पास जो ट्रिपल एस सर्वर है समझ में आ गया, एक सर्वर होते हैं सर्विस दे रहे हैं Yes, sir. सिक्योरिटी के लिए, ऑथराइजेशन कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं और अकाउंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। तो सिस्को का भी ना ट्रिपल एस सर्वर है, उसका नाम क्या है, ISE, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। नाम से याद कर लेना, थोड़ा रिसर्च करना इसके बारे में, ISE के बारे में, ठीक है। मैंने मार्क किया हुआ, जरूर सर्च करना कि सिस्को का ट्रिपल एस सर्वर कौन सा है, क्या चीजें करवाता है, क्योंकि एक तरीके से सिस्को ना आपको CCNA के साथ आपको अपने डिवाइसेस के बारे में बता भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। तो कंपनी में आप पूछोगे सर सिस्को का ISE मुझे पता है कि ट्रिपल एस सर्वर है, ये चीज करवाता, फंक्शनलिटी आप पढ़ सकते हो यार। अब आपको हर एक कथा यहाँ पर हटवानी नहीं पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट करो यार, तभी आपको आगे बढ़ेंगे। आपको लग रहा है यहाँ पर जो पढ़ लिया पूरा संपूर्ण है, नहीं है भाई संपूर्ण, मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ट्रिपल एस सर्वर में जो जो काम है, जैसे मैंने कुछ मैंने था ना प्रोटोकॉल्स कैसे ऑथराइज करवा रहा है, कैसे अकाउंटिंग आता है, तो हमारे पास 2 प्रोटोकॉल होती है बेसिकली जो ये काम करवा रही है। ट्रिपल एस सर्वर के अंदर जो काम करवा रही है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का, कौन सी प्रोटोकॉल करवाती है, रेडियस और टैकएक्स प्लस। जो रेडियस है ये ओपन स्टैंडर्ड यानी हर एक डिवाइस में चल सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिस्को के डिवाइस में चले। तो जिसमें भी आप चलाओगे ट्रिपल एस सर्वर और रेडियस इससे काम करवाओगे, तो इसका जो यूडीपी का पोर्ट नंबर 1812 ओपन रहेगा और 1813, ठीक है। Yes. ऐसे ही टैकएक्स प्लस ये किसका बनाया हुआ प्रोटोकॉल है, सिर्फ सिस्को के डिवाइस में चलेगा जो ट्रिपल एस सर्वर रहेगा, यानी सिस्को का ट्रिपल एस सर्वर ना ISE इसी में काम करेगा ये, Yes. ठीक है, सिस्को के डिवाइसेस के बीच में ही काम करेगा। तो जिस भी डिवाइस में चलाए वो ट्रिपल एस सर्वर, उसका TCP का पोर्ट नंबर 49 ओपन रहता है। क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक है इसका सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में, इसमें आपको ब्रीफ चीजें मिलेंगी। इसमें आया सिक्योरिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो यूजर अवेयरनेस होती है सबसे पहले, यूजर अवेयरनेस यानी जैसे मैं आपको कर रहा हूँ अवेयर कर रहा हूँ, अटैक्स के बारे में बताया, किस किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं बंदे, क्योंकि कंपनी में किसी भी कंपनी में जाओगे ना, अगर अच्छी कंपनी होगी तो आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देती है। अटैक करना नहीं बताती, बताएंगे कि आप कैसे अटैक हो सकते हो, कैसे आपको अपनी लैपटॉप डेस्कटॉप किसी और यूजर को नहीं देना, चाहे कितने भी यूज में बता रहा हो, किसी की भी अनऑथराइज पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में नहीं लगानी, चाहे गिरी हुई हो, चाहे कोई आपका को वर्कर ही बोल रहा हो, क्या पता आपका को वर्कर अटैकर हो, तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए बोलते हैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? अगर आप इस पे चलोगे तो अटैक कम से कम, आप अटैक होने के चांसेस कम से कम, क्योंकि आप किसी में ट्रस्ट नहीं कर रहे यार, अटैकर ट्रस्ट का फायदा ही उठाते हैं। क्लियर है? डन। तो यूजर अवेयरनेस में आपको ये चीजें बताएंगे कि क्या होते हैं पोटेंशियल आपकी सिक्योरिटी के थ्रेट, कैसे आपको अटैक किया जाता है एम्प्लॉयज को। फिर यूजर ट्रेनिंग में बताएंगे कि आपको भाई कैसे कैसे बचाना है अपने आप को। फिजिकल एक्सेस बताएंगे कि आपको अटैकर आपके थ्रू क्या क्या चीजें करवा सकता है, कैसे कैसे आपको चेक करना है कि आप कभी भी किसी भी ऐसी जगह में घुस रहे हो जहां पर सिर्फ आप ही ऑथराइज हो, तो टेल गेटिंग ना हो पाए। तो आप एक बार आसपास देखो, दूर दूर तक कोई है तो नहीं, कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, गेट बंद होने तक का वेट करो कि उस टाइम पे आपके पीछे कोई और ना घुस पाए, क्योंकि अगर वो घुस गया तो आपके सर्वर्स को खराब कर सकता है, नाम हम पे आप ही आएगा। फायर तो आप होने वाले ही हो, इस पर टेंशन मत लेना अगर ऐसा कोई अटैक हो गया टेल गेटिंग के थ्रू, बट नाम आप पे नहीं आएगा कि आपने अटैक परफॉर्म नहीं किया, बट आप पे लाछन लग जाएगा यार, कि पता आप उस बंदे को लेके आए हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर एक क्विज है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर देखो आंसर भी लिख दिया, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ CIA ट्राइड इंश्योर कि सिस्टम आर रनिंग एंड एक्सेसिबल बाय यूजर, कि जो वो सिस्टम के यूजर है वो उसको यूज कर पाए, यानी वो सिस्टम चल भी रहा हो और यूजर उसको एक्सेस कर पाए। तो ट्रिप जो हमारा CIA ट्राइड है उसमें कौन सी चीज देखती है, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी देखती है, इंटीग्रिटी देखती है, ऑथेंटिकेशन देखते हैं,
अवेलेबिलिटी देखते हैं ना कि सिस्टम हमारा अवेलेबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो आंसर क्या हमारा टी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू रियल पॉसिबिलिटी कि एक पोटेंशियल वीकनेस हमारी क्या हो जाए, एडवांटेज ले ली जाए, कौन सी टर्म होती है? आंसर देखिए थे क्या? बिल्कुल, एक पोटेंशियल वीकनेस है जब एडवांटेज लेंगे तो क्या क्या चीज पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, थ्रेट होता है ना? कोई वीकनेस थी आप में, किसी ने उसमें एक्सप्लॉइट यूज किया तो क्या क्रिएट होता है, थ्रेट। तो वही चीज पूछिए सर, मैं यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये पढ़ना आना चाहिए आंसर, क्योंकि आप लोगों को ये टर्म्स, क्योंकि मैं तो तोड़ के बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी में समझाना, आप समझ पा रहे हो। अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे नवीन जी। यूजर ट्रेनिंग क्यों होगा? देखो, एक कंपनी है जिसने अपने डोर लॉक सिस्टम पे ना दो रिक्वायरमेंट क्या लगा रखी है, एक तो बैच स्कैन, डोर से आपको एंट्री लेनी है तो आपको पहले बैच स्कैन करना पड़ेगा, दूसरा पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर पाओगे। तो ये किस चीज की एग्जांपल है? बैच भी स्कैन करना पड़ेगा, समथिंग दैट यू हैव, और समथिंग दैट यू नो। ये किसके अंदर आए थे दो चीजें? मल्टी फैक्टर। आंसर क्या होगा इसका? अच्छा, दो ऑप्शन बोले मैं, एक तो मल्टीपल फैक्टर भी है और फिजिकल एक्सेस भी है। ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पढ़ना दो चीजें पूछी थी, एक नहीं पूछा था। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो समझ में आ गया, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ही है ना कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये बताना, ठीक है? कौन सा बोल रहे नवीन जी? नवीन जी बोल रहे बी। रविंद्र जी और रवि जी, आप बताओ अपने आंसर्स। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, आप बोल रहे हो ए, लॉक कर दे रवि जी? पूछो पूछो पूछो, मतलब मतलब पूछ लो, नहीं जान नहीं समझ में आप तुरंत पूछ लो कि सर ये बताओ कि इसका मतलब ये, ताकि मतलब तो समझ पाए उसका। लग तो सारे रहे, बट मल्टी फैक्टर में तीन चीजें थी, समथिंग दैट यू नो, समथिंग दैट यू हैव, और समथिंग दैट यू आर। तो इसमें देखो, समथिंग दैट यू हैव, आपके पास एक की कार्ड है, दूसरा फैक्टर रेटिना स्कैन, यानी समथिंग दैट यू आर। ठीक है, कि आपके पास अलग से की कार्ड होना चाहिए जिसको आप स्कैन करोगे, और रेटिना स्कैन आपके पास है जो आपके पास ही होगा, दो फैक्टर होगा, एक फैक्टर नहीं। दूसरे में आपके पास एक पासवर्ड है, समथिंग दैट यू नो, और टैपिंग नोटिफिकेशन यानी समथिंग दैट यू हैव। आपके पास फोन भी होना चाहिए तभी आप वहां पर ऑथेंटिकेट कर पाओगे, दो फैक्टर हो गए। तीसरे में डूइंग अ रेटिना स्कैन एंड डूइंग अ फिंगरप्रिंट स्कैन, ये दोनों एक ही फैक्टर है। रेटिना स्कैन यानी मेरे पे ही है, और फिंगरप्रिंट स्कैन भी मेरे ही, समथिंग समथिंग आई एम, एक ही फैक्टर हो गया यहाँ पर दो बार। तो यहाँ पर अटैकर आएगा, सिर पे गन रखेगा, बोलेगा चलो आंखें लगाओ, फिंगरप्रिंट करो, चलो अंदर, एक ही फैक्टर हो गया ना। तो ये मल्टी फैक्टर का एग्जांपल नहीं है, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन था, आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अकाउंटिंग इन ट्रिपल ए? अकाउंटिंग यानी आप ट्रिपल सेवन में तीन ए थे, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, क्या ग्रांटिंग परमिशन टू मॉडिफाई फाइल? नहीं, इसको हो जाएगा ये ऑथराइजेशन, कि कौन कौन सी चीजें ऑथराइज है। ठीक है, यूजिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई? नहीं, ये तो ऑथेंटिकेशन के लिए कि भाई यूजर लॉग इन करने के लिए मल्टी फैक्टर उसमें आ रहा है। रिस्ट्रिक्टिंग अ यूजर फ्रॉम व्यूइंग अ फाइल, ये भी नहीं, ये भी ऑथराइजेशन का पार्ट है। लॉगिंग द डेट एंड टाइम अ यूजर इज लॉग इनटू द सिस्टम, ये है अकाउंटिंग। यानी जब आप, मैं एंट्री करी अब जूम में, तब मेरा एक रिकॉर्ड होगी, सुमित सर ने 9 बजे एंट्री करी, सुमित सर 6 बजे घर यहाँ से गए, तो दिस इज व्हाट कीपिंग रिकॉर्ड।
यानी अकाउंटिंग। क्लियर है Yes. रविंद्र जी, कोई डाउट यहाँ तक? दैट्स अबाउट योर सिक्योरिटी फंडामेंटल। कल पढ़ेंगे सिक्योरिटी के बारे में और चीजें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। चीज समझ में आई? पीडीएफ और वीडियो आज मिल जाएगी, थोड़ा लेट मिल सकती है बट आज जरूर मिलेगी। कॉन्टिन्यूस क्लास है, डाउनलोड पर लगा दूंगा अभी, फिर भेज दूंगा आपको, ठीक है। अभी आप जा रहे हो या फिर यहाँ बैठोगे डीएचसीपी करोगे? क्लास के बाद तुम लोग क्लास से पहले अलग